हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपनी एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है और आज जो टॉपिक अपन करने वाले हैं उसका नाम है मेंढक। मेंढक करने वाले हैं। इसी वीडियो में पूरा खत्म करेंगे इस टॉपिक को। आप सबको पता है कि ये पहले नीट में नहीं था, नीट के सिलेबस में, इसी बार इसको ऐड किया गया है और ऐड किया गया है इसको तो क्वेश्चन आने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए अपन इसको डिटेल में करने वाले हैं, है ना। जितना एनसीईआरटी में रहेगा उसको पूरा अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं, ठीक बात है। और अपन एनसीईआरटी रीडिंग करते कैसे, बिल्कुल एक एक लाइन को समझ के अपन पूरी एनसीईआरटी समझते हैं, ठीक बात है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता देता हूं। लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर लेना। आपको फ्री टेस्ट, फ्री नोट्स, सब कुछ फ्री मिल जाएगा और टेस्ट सारे फ्री हैं। हाँ, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पता रहेगा कब क्लास होनी है कब नहीं होनी, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेंढक, मेंढको। चलो करते हैं स्टार्ट। राजस्थान में मेंढक को मेंढको कहते हैं, मेंढको, ठीक है। हर चीज का हर नाम खराब कर देते हैं। मेरा नाम प्रदीप है, इसको ऐसे प्रदीप नहीं बोलेंगे, प्रदीपियो, ऐसे नाम को खराब करके बोलते हैं। मोर है, मोरियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेंढक को, ठीक है। मेंढक कौन सी जगत से आता है, कौन सी जगत का प्राणी है मेंढक? प्राणी जगत का प्राणी है मेंढक, ठीक है। चलो जी, ठीक। ये तो आपको पता है ना, जगत कौन सा प्राणी होगा। संघ कौन सी फाइलम का है, आप सबको पता होना चाहिए। रज्जुकी कोर्डेटा फाइलम का है, ठीक है। उपसंघ कौन सा है? कशेरुकी वर्टिब्रेटा सब फाइलम उपसंघ से आता है। ये वर्ग कौन सा है? एम्फीबिया में आता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात है, बेसिक बातें हैं जो कि मेंढक के लिए हैं। भाई इसका फाइलम कौन सा है भैया, वो तो हमें पता है, रज्जुकी कोर्डेटा, ठीक है। इसका उपसंघ कौन सा है भैया, वो तो हमें पता है, वर्टिब्रेटा आपका कशेरुकी। इसका क्लास कौन सी है? एम्फीबिया, वो तो हमें पता है, क्लास एम्फीबिया, वर्ग एम्फीबिया इसका। मैंने कहा इसका जगत कौन सा भैया, आप क्या पूछ रहे हो? प्राणी जगत होता है इसका, ठीक। चलो ये इसके बारे में कुछ सामान्य बातें हैं वो अपन करने वाले हैं। इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। मेंढक की जो सामान्य जाति पाई जाती है भारत के अंदर, जो मेंढक की सामान्य जाति पाई जाती है वो कौन सी है? राणा टिग्रीना। याद होना चाहिए आपको, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो भारत के अंदर जो सामान्य जाति पाई जाती है मेंढक की, वो कौन सी है? राणा टिग्रीना, ठीक बात है। ये मीठे जल में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। क्या ये लवणीय जल के अंदर, लवणीय जल के अंदर रह सकता है क्या? नहीं, लवणीय जल का तो कोई नहीं बताया, मीठे जल का बताया है एनसीईआरटी ने। और जमीन पर भी रह सकता है भैया, जमीन पर तो हमने देखा, धरती में भी और पानी में भी इसको रहते हुए दिखाई दो। लवणीय जल में मतलब मीठे जल में और धरती पर ये रह सकता है, ये तो बात आपको पता ही है। तो दोनों पर ये निवास करता है। असमतापी होता है मेंढक, जो है वो कैसा होता है? असमतापी होता है। असमतापी का मतलब क्या होता है कि ये अपना टेम्परेचर बदल नहीं सकते। बदलने का मतलब, बदलने इन द सेंस, मतलब इनका टेम्परेचर तो बदलेगा, कांस्टेंट नहीं रख सकते। जैसा बाहर सर्दी पड़ रही है, अपना टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, चाहे बाहर सर्दी पड़ो चाहे गर्मी पड़ो। अगर गर्मी पड़ रही है तो क्या होगा? पसीना आता है, और पसीना आएगा तो ठंडक महसूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर जो वो स्टेबल आता है। तो हमारी जो सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, हमारे शरीर का टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर रहता है। वैसा मेंढक के अंदर नहीं है जी, मेंढक के अंदर वैसा नहीं है। क्या नहीं है? अगर बाहर सर्दी पड़ रही है ना, बाहर मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो इनकी शरीर का भी 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। इनके अंदर रेगुलेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम फिक्स रख लें। इनको कोई पसीना या फिर कंपन नहीं होगा कि इनकी एक्सरसाइज हो जाएगी और इनको गर्मी लगने लग जाएगी। बाहर अगर गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। इनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या है मेंटेन कर सके, इसलिए क्या कह दिया इनको? असमतापी कह दिया। क्या कह दिया? असमतापी। शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, इनका स्थिर नहीं होता। बाहर के टेम्परेचर के साथ में इनका जो शरीर का ताप है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक। अब यार बाहर अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो ऐसी सर्दी में तो नहीं रह सकते, है ना, सर्दी में तो नहीं रह सकते। तो बाहर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो उस 5 डिग्री में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते यार, इनके शरीर का ही 5 डिग्री हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी इनकी। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं हिबरनेशन करते हैं। क्या करते हैं? हिबरनेशन। ये हिबरनेशन क्या होता है? शीत निष्क्रियता कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता। अगर सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में दिखाई नहीं देते मेंढक। अरे मेंढक सर्दियों में दिखाई नहीं है, सर्दी पड़ना स्टार्ट हुई, ये क्या करते हैं? छुप जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं।
ठीक है। इस प्रकार की नींद में चले जाते हैं कि इनको पता भी नहीं होता कि बाहर सर्दी पड़ रही है गर्मी पड़ रही है, इनको कोई मतलब नहीं। जैसे सर्दी आई क्या चले जाएंगे, शीत निष्क्रियता में ये चले जाते हैं। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा गर्मी आएगी तो क्या करेंगे, ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाएंगे, इंग्लिश में एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो बहुत गर्मी पड़ रही है तो बहुत गहरे बिल के अंदर ये चले जाते हैं। बिल जानते हो ना, गड्ढे बहुत जमीन के अंदर होते हैं, उनके अंदर गहरे जो बिल हैं उनके अंदर घुस जाते हैं और इनको फिर सो जाते हैं। उनको पता नहीं कि बाहर गर्मी पड़ रही है कि सर्दी पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको ना सर्दियों में देखने के लिए मिलते हैं ना गर्मियों में देखने के लिए मिलते हैं। कब देखने के लिए मिलते हैं, जब एक टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में आता है। कब, जब बारिश की सीजन आती है तब मेंढक जो है वो बाहर निकलते हैं, ठीक बात है। और वही उनकी क्या होती है, ब्रीडिंग सीजन होती है। तो इनके अंदर ग्रीष्म में निष्क्रियता देखने के लिए मिलती है, गर्मियों में सो जाएंगे, ठीक है, खुद को निष्क्रिय कर लेंगे। और इनके अंदर शीत निष्क्रियता भी देखने के लिए मिलती है। हृदय जो है इनके अंदर कैसा होता है, 3 चेंबर का इनमें हार्ट होता है। जो हृदय है उनमें 3 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होता है। अभी बात करेंगे उनकी डिटेल में, ठीक। अभी ये नॉर्मल बातें चल रही हैं, इनका जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। किसका, मेंढक के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन। इनके अंदर छद्म आवरण की एक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है। छद्म आवरण की एक प्रॉपर्टी, एक गुण देखने के लिए मिलता है जिसको कहते हैं छद्म आवरण, इंग्लिश में कैमोफ्लेज कहा जाता है। क्या होता है ये छद्म आवरण, रंग परिवर्तन करने की क्षमता होती है इनके अंदर, अपने रंग को बदल लेते हैं ये। मान लो घास के अंदर ये है, ठीक है, और किसी दूसरे इनको शिकार करने वाले जानवर को ये दिखे ना, छुप जाए उस घास के अंदर, तो अपना रंग जो है कुछ घास जैसा बदल लेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं, छद्म आवरण कहा जाता है, ठीक बात है। रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया जो है इसको अनुहरण कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं ना। किसी भी चीज को कॉपी करना, किसी चीज को कॉपी करना। मान लो मैं किसी की आवाज निकाल रहा हूं, किसी की मैं आवाज निकाल रहा हूं, है ना, वैसे कॉपी कर रहा हूं आवाज, तो वो क्या होती है, मिमिक्री होती है, वो इस मिमिक्री होती है। मैं मान लो किसी का पहनावा जो है वो मैं कॉपी कर रहा हूं, तो वो क्या होती है आपकी, वो भी मिमिक्री होती है, अनुहरण होता है। यहां क्या हो रही है, अपनी रक्षा के लिए ये क्या करते हैं, रंग परिवर्तन करते हैं। मेंढक जो है खुद को बचाने के लिए कि भाई इसका शिकार ना हो जाए, खुद को छुपाने के लिए क्या करते हैं, रंग बदलते हैं। और उसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अनुहरण कहते हैं। जैसे आपने देखा ना आर्मी वाली ड्रेस जो है वो उस ग्रीन उस पे धब्बे से होते हैं, ठीक है। तो क्यों, ताकि जब वो ऐसे एरिया में हो, जैसे हिली एरिया में, घास वाले एरिया में हो, तो वो घास में छुप जाए, दिखे ना, ठीक बात है। और मेंढक भी ग्रीन कलर का उसमें धब्बे से होते हैं, समझ में ये बात। चलो अब एक बार ये अपन जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वो अपन कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मेंढक वह प्राणी जो मीठे जल व धरती पर दोनों पर रह सकता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों पर निवास कर सकता है, तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। यहां पर कशेरुकी संघ लिख रखा है, कई बार एनसीईआरटी कोडेटा को कशेरुकी लिखती है, कई बार रज्जुकी लिखती है, लेकिन सही क्या है, कोडेटा तो रज्जुकी है, वर्टिब्रेटा कशेरुकी है, तो कशेरुकी क्या है, उपसंघ है, ठीक है। वर्टिब्रेटा उपसंघ होता है, कोडेटा जो है यहां पर कशेरुकी कोडेटा को लिख रखा है, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जो जाति है वो कौन सी है, राना टिग्रीना, बता ही दिया मैंने आपको। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता, असमतापी होता है। बाहर अगर 0 डिग्री, इसका भी 0 डिग्री, बर्फ जम जाएगी इसकी, ठीक है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं। या तो इसको असमतापी कह दो, मैंने बता ही दिया, या फिर इसको अनियत तापी भी कहा जाता है। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा, मेंढक को रंग बदलते हुए आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ लोग तो ऐसे भी निकल सकते हैं जिन्होंने अभी तक मेंढक नहीं देखा रियल लाइफ में। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, या तो घास में या फिर नम जमीन पर होंगे, तो अपना रंग जो है वो परिवर्तित ये करते रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं को छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है ना। अपने शत्रु जो है इनके, जो इनको खा सकते हैं, उनसे ये छुप जाते हैं। जैसे मान लो इनको कोई खाने वाला जानवर है, तो ये घास में क्या है, घास जैसा रंग बना लेंगे, घास जैसा रंग बना लेंगे, तो उस जानवर को ये दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, तो बच जाएंगे ना, मरने से बच जाएंगे, ठीक है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं, मिमिक्री कहा जाता है, और उसको जो छिपने की प्रोसेस है वो छद्म आवरण, ठीक है। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते ना, गर्मी और सर्दी में मेंढक नहीं दिखाई देते हैं। इस अंतराल में
ये सर्दी तथा गर्मी में अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को करने से शीत निष्क्रियता अपनी जो गड्ढे में चले जाएंगे और वहां पर जाके निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। शीत निष्क्रियता इंग्लिश में हिबरनेशन कहा कहते हैं और ग्रीष्म निष्क्रियता इंग्लिश में एस्टिवेशन कहा जाता है। ये देखो मेंढक है जी, ठीक है, रंग देखो इसका, हरा हरा रंग है, उस पर धब्बे से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, सबने देखा ही होगा आपने। चलो अब बात करते हैं इसकी मोर्फोलॉजी की बात करते हैं। मेंढक के बारे में नॉर्मल बातें पर एनसीईआरटी में जितनी थी वो सारी कर ली। अब बात करेंगे इसकी बाह्य आकारिकी की बात करेंगे। किसकी? बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी इंग्लिश में कहते हैं मोर्फोलॉजी। त्वचा इनकी कैसी होती है? त्वचा इनकी श्लेष्मा से ढकी हुई होती है, म्यूकस से कवर्ड होती है। और जब म्यूकस से कवर्ड है, श्लेष्मा से कवर्ड है, तो कैसी होगी? चिपचिपी होगी। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भैया। क्या हो? कैसी होगी? चिपचिपी होगी, क्योंकि श्लेष्मा कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो इनका जो इनकी त्वचा अगर वो श्लेष्मा से ढकी हुई तो चिपचिपी होगी और आर्द्र होगी, मॉइस्ट रहती है, नम रहती है। ठीक है, तो कभी पैर वैर के नीचे अगर मेंढक आया गया होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वो स्लीपरी तो होता है यार। ठीक है, क्योंकि उसकी त्वचा उस पर क्या होता है? म्यूकस की लेयर होती है, श्लेष्मा होता है और वो नम होता है। ठीक है, उसकी जो त्वचा कैसी होती है? नम होती है। ऊपरी सतह जो है कैसी होती है? हरे रंग की दिखाई देती है, बताई दी हमने, हरे रंग का होता है। और अनियमित उस पर धब्बे भी होते हैं, ध्यान में रखना। ऊपरी जो सतह है मेंढक की वो कैसी होती है? हरे रंग की होती है और उस पर अनियमित धब्बे होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह भाई यहां पर भी दबा दो, यहां इसके बराबर में दबा होगा, नहीं, अनियमित है। यहां पर छोटा दबा, यहां पर बड़ा दबा, अनियमित दबा। ठीक है, नीचे की जो सतह, ऊपर की सतह हरे रंग की, नीचे की जो सतह होती है वो कैसी होती है? हल्की पीली होती है। ऊपर की सतह हरे रंग की, नीचे वाली सतह हल्की पीली सी होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता। एक बात और बता दूं, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता। पानी में रहता जरूर है लेकिन पानी पीता नहीं है, कभी नहीं पीता पानी। तो भैया इसका जीवन कैसे चलता है बिना पानी के? यार ये पानी पीता नहीं है, पानी को अपनी त्वचा द्वारा अवशोषित करता है। पानी को ऐसे जब ऐसे अपन पीते हैं वैसे नहीं पीता पानी को। तो क्या करता है? पानी को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो त्वचा द्वारा जल अवशोषण करता है। ये पानी पीता नहीं है, ध्यान में रखना कि जो मेंढक है वो कभी पानी नहीं पीता, सिर्फ वो क्या करता है? जल को अवशोषित करता है अपनी त्वचा द्वारा। ठीक है, चलो। मेंढक का जो शरीर है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो सिर है उसके अंदर और एक धड़ है। सिर और धड़ में विभाजित है। इनमें पूंछ और गर्दन नहीं होती। मेंढक के पूंछ कभी देखिए नहीं, तो मेंढक के पूंछ भी नहीं होती और मेंढक के गर्दन भी नहीं होती। हम में से भी कुछ के गर्दन नहीं है। ठीक है, चलो, ज्यादा मोटे हो जाते हैं उनकी गर्दन नहीं दिखाई देती फिर। तो ये पूंछ और गर्दन नहीं होती। मुख के ऊपर एक जोड़ी की नासिक द्वार होता है। ठीक है, जो इनका मुंह है उसके ऊपर एक जोड़ी नासिक द्वार है, मतलब जैसे अपने नाक है ना, वैसे इनके भी नाक है भाई। ठीक है, आंखें बाहर की ओर निकली हुई होती हैं। आंखें जो है वो बाहर की ओर ऐसे उभरी हुई आंखें होती हैं इनके ना। निमेशक पटल से ढकी हुई होती है और इस पर यार एक परत सी होती है। इनकी आंखें जो है वो बाहर को निकली हुई होती है और उस आंखों के ऊपर एक पारदर्शी परत सी होती है जिसको क्या कहते हैं? निमेशक पटल से, निमेशक पटल कहते हैं। और उससे ये ढकी हुई होती है। ढकी हुई होती है, पानी से बचाता है वो। ठीक है, पानी में रहते हैं ना ये बेचारे, तो इसके आंखें बाहर की ओर उभरी हुई है और आंखों के ऊपर एक परत होती है जो पारदर्शी होती है। पारदर्शी रखनी पड़ेगी वरना दिखेगा कैसे? ठीक है, अरे जैसे कुछ लोगों की आंख खराब हो जाती है तो वो लेंस डलवा लेते हैं ना। ठीक है, किसको पता नहीं लगता भाई कि इसने, वैसे चश्मा लगाते तो सबको दिखता है लेकिन वैसे लेंस लगा देते हैं किसको नहीं पता लगता। वैसा ही, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वैसा ही यहां पर सीन है। या भाई क्या करते हैं? इनकी जो आंखें हैं वो उभरी हुई है बाहर की ओर और उसके ऊपर एक परत होती है आंखों के ऊपर जिसको क्या कहते हैं? निमेशक पटल कहा जाता है। उससे जब वो ढकी हुई होती है वो पानी से बचाने का काम करती है। कान इनके अंदर, जैसे अपने बाहर कान है वैसा कान आपको मेंढक के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि भैया बाहर कान लटक रहे हैं। नहीं जी, बाहर कान नहीं है इनके। इनके क्या है? बाहर कान नहीं है इनके, क्या है? टिम्पेनमक कर्णपटह होता है इनके अंदर। भाई ये कान इनके अंदर नहीं होते। इनके अंदर क्या होता है? टिम्पेनम होता है, कर्णपटह होता है। ये ध्वनि ग्रहण करने का कार्य करता है। कान है तो ध्वनि ग्रहण करने का कार्य करेगा। ठीक है, अब बात करें इनके पाद की, लिम्स की बात करते हैं। ठीक है, हाथ पैरों की बात कर लें तो इनके अंदर पाद जो है वो दो होते हैं। दो मतलब कि दो अग्रपाद होंगे और दो पश्चपाद होंगे। ठीक है, तो अग्रपाद और पश्चपाद। ठीक है, जो अग्रपाद होंगे उनमें 4 उंगलियां होंगी और जो पश्चपाद होंगे उनके अंदर 5 उंगलियां होंगी। बात कर रहे हैं मेंढक की। मेंढक के जो आगे वाले पैर, हाथ होंगे, या फिर पैर ही बोल दो, हाथ क्या होंगे? आगे वाले जो पैर हैं उनके अंदर 4 उंगलियां हैं और जो पीछे वाले पैर हैं उनके अंदर 5 उंगलियां हैं। वापस सुन, जो अग्रपाद है उनके अंदर 4 उंगलियां और जो पीछे वाले पैर है, पश्चपाद है, उसके अंदर 5 उंगलियां हैं।
ठीक बात है। आगे वाले जो पैर हैं वो किसमें सहायता करते हैं? वो चलने में मदद करते हैं। आगे वाले जो पैर हैं, अग्रपाद जो है वो चलने में मदद करता है। और वही बात करूं मैं, 5 उंगलियां जो पीछे वाले पैरों में है वो तैरने में मदद करती है। वापस सुनो भाई, पाद की बात कर रहे हैं, किसके पाद? मेंढक, लिम्स की बात कर रहे हैं। तो अग्रपाद है और पश्चपाद है, आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर। आगे वाले जो पैर हैं उनके अंदर 4 उंगलियां, पीछे वाले 5 उंगलियां। आगे वाले पैर चलने में मदद करते हैं, पीछे वाले पैर तैरने में मदद करते हैं। पीछे वाले पैरों की एक खासियत और बता देता हूं आपको कि ये जो 5 उंगलियां हैं, मान लो ये क्या है, 5 उंगलियां हैं इनके पैरों की। थोड़ा सही बनाते हैं इसको। ये मान लो 5 उंगलियां हैं, तो इनके बीच में एक झिल्ली सी परत रहेगी, एक झिल्ली सी परत रहेगी, है ना। ठीक है, मान लो ये मेरी उंगलियां हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, यहां पर देखो बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, इनके यहां पर कनेक्शन होता है, झिल्ली सी परत से ही दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं। डायग्राम में शायद दिख जाए तो मजा आ जाए। ये देखो भाई, पीछे वाला पैर जो है इनके बीच में थोड़ा ब्लर्ड है डायग्राम, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो आपको झिल्ली जैसी परत दिखाई देगी। यहां पर देखो झिल्ली जैसी परत दिखाई देगी, ठीक है। तो इनके उंगलियों के बीच में, पीछे वाले पैर की उंगलियों के बीच में झिल्ली जैसी परत दिखाई देती है। आगे वाली उंगलियों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो आगे वाले जो पैर हैं 4, पीछे वाले में 5, ठीक है। आगे वाली चलने में मदद करेंगी, पीछे वाली तैरने में मदद करती हैं। ठीक बात है, आगे बात करते हैं। इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता देखने के लिए मिलती है। मेंढक की अपन मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और मेंढक के अंदर लैंगिक द्विरूपता देखने के लिए मिलती है। भैया लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है? इनके अंदर मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। अरे कुछ जानवर ऐसे हैं ना जिनके अंदर मेल भी उसी में और फीमेल भी उसी में, एक ही शरीर के अंदर मेल भी और फीमेल भी है। नहीं, यहां ऐसा नहीं है। जो नर मेंढक होगा वो अलग होगा और जो मादा मेंढक होगी वो अलग होगी। आदमी और औरत अलग अलग है यहां पे, ठीक है। चलो नर की बात कर लेते हैं। नर थोड़ा सा छोटा होता है, जो आदमी है वो थोड़ा सा इनकी महिला से, मेंढक महिला से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत छोटा होता है, मादा मेंढक के कंपेयर में, उसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है। इनके अंदर वाक कोष पाए जाते हैं। नर के अंदर क्या पाया जाता है? वाक कोष, इंग्लिश में कहते हैं वोकल सैक, ठीक है। जो मेंढक होता है, कौन सा मेंढक? नर मेंढक, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? नर मेंढक की बात कर रहे हैं। एक तो पहला गुण तो उसमें नर मेंढक का क्या है कि वो थोड़ा छोटा है, किससे? महिला मेंढक से, मादा मेंढक से, ठीक। दूसरा इसके अंदर वाक कोष पाया जाता है। मतलब नर मेंढक के अंदर वाक कोष है तो मादा मेंढक के अंदर वाक कोष नहीं होता ना। तो नर मेंढक के अंदर वाक कोष पाया जाता है, वोकल सैक पाया जाता है। ये वाक कोष क्या काम करता है? ये आवाज निकालता है ना। आपने आवाज सुने होंगी जब बारिश का सीजन आता है तो ये टर 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 आवाज निकालता है। अरे निकालता है, नहीं निकालता भैया? निकालता है। तो वो कहां से निकालता है? वोकल सैक से निकालता है, ठीक बात है। इसका काम क्या है? वो आवाज निकालता क्यों है? वो आवाज निकालता क्यों है? वो आवाज उत्पन्न इसलिए करता है कि वो मादा मेंढक को आकर्षित करने के लिए वो आवाज निकालता है, ठीक है। वापस सुनो एक बार ध्यान से। नर मेंढक थोड़ा सा छोटा होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? वोकल सैक पाए जाते हैं, वाक कोष पाए जाते हैं। वो उन वाक कोष की मदद से आवाज उत्पन्न करते हैं। और वो आवाज क्यों निकालते हैं? मादा मेंढक को आकर्षित करने के लिए आवाज निकालते हैं। और इनकी ब्रीडिंग सीजन कब आती है? बारिश के टाइम पर। और बारिश के टाइम पर अपन को ये दिखाई देते हैं, ठीक। अग्रपाद की पहली अंगुली में मिथुनांग होते हैं, कोपुलेटरी पैड होते हैं। अब इसकी बात करते हैं। नर के अंदर एक चीज और होती है, एक तो वोकल सैक इनके अंदर यूनिक चीज पाई जाती है। दूसरी यूनिक चीज क्या है? जो आगे वाले पैर हैं उनके अंदर कितनी उंगलियां हैं? आगे वाले पैरों के अंदर 4 उंगलियां हैं। अभी बताई मैंने आपको, 4 उंगलियां हैं। इन 4 उंगलियों में से जो पहली उंगली है ना, जो पहली उंगली है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उस पहली उंगली के अंदर पाया जाता है मिथुनांग पाया जाता है, मिथुन अंग पाया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोपुलेटरी पैड कहा जाता है। दोनों नाम लिख देता हूं, हिंदी वाला मिथुन अंग, मिथुन अंग, और इंग्लिश में कहते हैं इसको कोपुलेटरी पैड। ये सिर्फ मेल के अंदर पाया जाएगा ना, ये सिर्फ नर मेंढक के अंदर पाया जाता है। उसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये मादा मेंढक को पकड़े रखने में काम करता है ना, मादा मेंढक को पकड़ के रखने में मदद करता है। जो कोपुलेटरी पैड है ये किस काम आता है? मिथुन अंग जो किस काम आता है कि मादा मेंढक, ये यहां पर मादा मेंढक है, ठीक है। और एक मिनट दीजिए मुझे, ये यहां मादा मेंढक है, इसके ऊपर क्या नर मेंढक है। और नर मेंढक जो है वो मादा मेंढक को पकड़ के रखेगा। कब तक पकड़ के रखेगा? जब तक मादा मेंढक जो है वो
अपने ओवा, जो अपने अंडे हैं वो रिलीज ना कर दे, है ना, पानी के अंदर रिलीज करेगी मादा मेंढक जो है, वो अपने अंडे पानी के अंदर रिलीज करेगी, तो नर मेंढक है उसको पकड़ के रखेगा, जब तक पकड़ के रखेगा तब तक मादा मेंढक जो है वो अंडे पानी के अंदर छोड़ ना दे। ठीक बात है। चलो, तो ये मैथुन अंग सिर्फ मेल के अंदर होता है, ध्यान में रखना, और पहली अंगुली अग्रपाद की पहली अंगुली पर। ठीक, आ जाओ जी, अब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। क्या आपने कभी मेंढक की त्वचा को छुआ है? छुआ है क्या? ठीक है, पूछिए एनसीईआरटी भाई। ठीक है, मेंढक की त्वचा कैसे होती है? श्लेष्मा होती है, म्यूकस से ढकी होने के कारण कैसे होती है? चिपचिपी और चिकनी और फिसलनी, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र होती है, मोइस्ट होती है, नम होती है। मेंढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है, बता ही दिया मैंने। उस पर अनियमित क्या होते हैं? धब्बे होते हैं, जबकि नीचे वाली जो सतह वो हल्की पीली होती है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा अवशोषण करता है पानी को। ठीक है, मेंढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित होता है। पूंछ, बता दी मैंने, सिर और धड़ में दोनों में विभाजित होता है। पूंछ व गर्दन इनमें नहीं होती, इनका अभाव होता है, मतलब नहीं होती। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिक होता है, मतलब नाक द्वार होता है। ठीक है, नाक होता है इनका। ठीक है, आंखें बाहर की ओर उभरी हुई हैं और इनमें निमेशक पटल से ये ढकी हुई होती है। मैंने बताया पारदर्शी परत बताई मैंने आपको। ठीक है, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके, ये मैंने आपको बता दिया। आंखों के दोनों ओर कान टिम्पेनम कर्ण पटह उपस्थित होता है, ये मैं आपको बता दें, दोनों तरफ टिम्पेनम होता है। अपनी तरफ बाहर कान नहीं लटके हुए होते, लेकिन इनके अंदर टिम्पेनम होता है, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगर वह पश्चपाद चलने फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अग्रपाद किसमें? चलने फिरने और गड्ढा बनाने में काम करते हैं, बिल जो है वो बनाने में काम करते हैं। और अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, बता चुका हूं, जबकि पश्चपाद में 5 होती हैं। तब पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने, झिल्ली युक्त अंगुलियां होती हैं और वो जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक द्विरूपता देखने के लिए मिलती है, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। नर मेंढक में आवाज उत्पन्न करने वाली वाक्कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग पाया जाता है। तो नर मेंढक के अंदर क्या पाया जाता है? वाक्कोश पाए जाते हैं, वोकल सैक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? आवाज निकालते हैं और वो मादा मेंढक को आकर्षित करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया। अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुन अंग होते हैं, जो अंग मादा मेंढक में नहीं मिलते, है ना, ये सिर्फ नर मेंढक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो जी, अब बात करेंगे इसकी एनाटॉमी की, बात करते हैं। ठीक है, अपन ने बाहर की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, अब बात करेंगे अंदर के सिस्टम की, बात करते हैं अंदर इनके अंदर क्या क्या सौदा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आंतरिक आकारिकी की बात करते हैं, एनाटॉमी की बात करते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पाचन कैसे होता है पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर इनका परिवहन तंत्र भी पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र भी इनका पढ़ेंगे, और सारे तंत्र पढ़ेंगे, जनन तंत्र भी इनका पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इनका। ठीक है, चलो पाचन तंत्र। ठीक है, इनका पाचन तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है जी। ठीक है, जो आपके मेंढक है इनके अंदर पाचन तंत्र होता है, बिल्कुल पाचन तंत्र होगा तभी तो खाना पचाएंगे अपना, जो भी खा रहे हैं पचाना तो है वो। ठीक है, तो इनका पाचन तंत्र जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या चीजें? एक तो आहार नाल है, एक तो आहार नाल, और दूसरी आपकी क्या है? पाचन ग्रंथियां। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दोनों से मिलकर इनका क्या है? पाचन तंत्र बना हुआ है। ठीक बात है। एक चीज और बता दूं मैं, जो इनकी आहार नाल होती है ना, मेंढक की जो आहार नाल होती है वो छोटी होती है, वो थोड़ी छोटी होती है। छोटी क्यों होती है? क्योंकि मांस खाते हैं। भैया मांस खाने का क्या मतलब हुआ? मांस खाएंगे तो छोटी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, घास को पचाने में ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ज्यादा बड़ा या ज्यादा लंबी पाइप होती है, ज्यादा बड़ी आहार नाल होती है। ठीक है, जो आपके घास खाने वाले हैं। वहीं मैं बात करूं, जहां पर मीट की बात करें, जो मांस खाने वाले हैं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जल्दी पच जाएगा, तो उनके लिए क्या छोटी है। तो ये तो सिर्फ मांस ही खाते हैं, मीट ही खाते हैं ना, मेंढक तो क्या कीड़े मकोड़े खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो मांसाहारी है तो इनके अंदर क्या है? छोटी आहार नाल होती है, ध्यान में रखना भाई। आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं? क्या क्या है? सबसे पहले मुंह होगा इनके अंदर, मुख। ठीक है, मुख के बाद में मुंह खोलो अपना, आप अपने खुद से कंपेयर कर सकते हो। मुंह खोलोगे क्या दिखेगा आपको? मुंह के अंदर दिखेगा ना पूरा एक गुहा दिखेगी, उसको क्या कहेंगे? मुख गुहिका। क्या कहेंगे? मुख गुहिका। तो इनके अंदर भी पहले मुंह है, उसके अंदर जाएंगे तो मुख गुहिका आएगी, उसके बाद में क्या आएगी? ग्रसनी, फेरिंक्स, उसके बाद में क्या आएगी? ग्रशिका, ईसोफेगस, उसके बाद में क्या आएगा? आमाशय, आपका पेट जो स्टमक है वो आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगी? आंत्र, इंटेस्टाइन आ जाएंगी, उसके बाद में मलाशय आ जाएगा, और उसके बाद में अवस्कर। अवस्कर क्या है? अवस्कर मैंने आपको पहले बताया तो है, मैंने आपको कहां बताया है? एनिमल किंगडम के अंदर बताया। ठीक है, अवस्कर क्या होता है अभी देखो, ये है जी अवस्कर। ठीक है, क्या है? आहार नाल का पाइप। ठीक है,
आपका जो एक्सक्रीटरी पाइप है, मूत्र वाला पाइप और जनन पथ, ठीक है, तीनों पाइप आकर एक बड़े पाइप के अंदर खुल रहे हैं। उस बड़े पाइप को क्या कहेंगे? अवस्कर कहेंगे, इंग्लिश में क्लोएका कहा जाता है। आप सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं आहार नाल को एक पाइप समझो। भैया बिल्कुल पाइप समझ रहे हैं हम आहार नाल को। मैंने कहा आपका जो मूत्र वाला एक पाइप समझ लो, ठीक है, दो पाइप हो गए। दूसरा आपका जनन पथ वाला एक पाइप समझ लो, तीन पाइप है। और वो तीनों पाइप आकर एक बड़े पाइप में आकर जुड़ रहे हैं, उस बड़े पाइप को क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे क्लोएका अवस्कर कहा जाता है। ठीक बात है। और फिर उस बड़े पाइप का जो आगे वाली जो ओपनिंग होगी ना, उसमें से वो सारा मटेरियल बाहर निकलेगा। उसी में से मूत्र बाहर निकलेगा, उसी में से मल बाहर निकलेगा, उसी एक छिद्र में से, उसी में से मूत्र निकलता है, उसी में से मल निकलता है, उसी में से आपके जो गेमीट है, जो युग्मक है, अंडे हैं, वो भी उसी में से निकलते हैं। ठीक बात है। तो यहां पर ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं? अवस्कर कहते हैं। ये इनके अंदर मेंढक जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वापस सुन लो भाई, इनके आहार नाली के कौन कौन से भाग हैं? मुख के बाद है मुख गुहिका, फिर ग्रसनी, फिर ग्रशिका, फिर आमाशय, फिर आंत्र, फिर उसके बाद मलाशय, मलाशय के बाद में अवस्कर, और अवस्कर से फिर बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक बात है, ये समझ में आया। फिर बात करें जीवा की, बात करते हैं इनकी जीवा कैसी होती है। डायग्राम है क्या इसका? एक बार डायग्राम देख लेते हैं, अगर है तो। है डायग्राम, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जो आपकी समझ में है। चलो, ये राग ग्रशिका, ऊपर मुंह है, मुख गुहा, ठीक है, उसके बाद ग्रशिका आ गई, इसोफेगस, उसके बाद में आपका आमाशय, उसके बाद ये आंत्र हो गई इनकी, फिर यहां पर ये मलाशय है, और यहां पर ये अवस्कर है। ठीक है, अब अवस्कर देखो, यहां पर देखना, ये मलाशय का आ गया, ठीक है, यहां से ये देखो, ये मूत्राशय का पाइप आ गया, इसमें जुड़ गया कि, ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी, और एक वो जनन पथ वाला यहां पर नहीं दे रखा है ना, तो तीन पाइप आकर इसके अंदर जुड़ते हैं। किसके अंदर? अवस्कर के अंदर क्या जुड़ते हैं? ये अवस्कर है। ठीक है, जीवा की बात कर लेते हैं। अगर आपने कभी मेंढक की जीभ देखी होगी, ठीक है, तो वो कैसी होती है? प्रीग्राही होती है, प्रीहेंसाइल होती है। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रीहेंसाइल, हिंदी में प्रीग्राही। क्या मतलब होता है इसका? जैसे अपनी जीभ को देखो, आगे से क्या है? फ्री है अपनी जीभ, आगे से अपनी हिला सकते हैं, पीछे से क्या है? ये जुड़ी हुई है। अपनी जीभ जो है आगे से हिल सकती है और पीछे से ये जुड़ी हुई है। ठीक बात है। इनकी जीभ उल्टी होती है। जो मेंढक होते हैं इनकी जीभ आगे से जुड़ी हुई होती है और पीछे से क्या होती है? फ्री होती है। अपनी जीभ क्या है? पीछे से जुड़ी हुई है और आगे से क्या है? फ्री है, मतलब आगे से हिल सकती है। इनकी जीभ उल्टी है, आगे से जुड़ी हुई होगी और पीछे से क्या है? फ्री है। मतलब क्या करेंगे? ये अपनी जीभ को पीछे से बाहर निकाल लेंगे और कीट को पकड़ा और क्या कर लेंगे? अंदर ले जाएंगे। वापस सुनो ध्यान से, अपनी जीभ को ऐसे ऊपर से बाहर निकाला, लंबी सी जीभ बाहर आ जाएगी, क्योंकि आगे से जुड़ी है, पीछे तो फ्री है वो, तो लंबी सी जीभ बाहर आई, कीट को पकड़ा और अंदर। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कैसे, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, प्रीग्राही जीवा इनके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? मेंढक के अंदर प्रीग्राही जीवा है, प्रीहेंसाइल है। ठीक है, याद रहेगा। और वो बाइलोब्ड भी है। इनकी जीवा एक तो प्रीहेंसाइल है, पीछे से निकलेगी और पकड़ के ले जाएगी। और पकड़ेगी कैसे? क्योंकि वो जीव कैसे? बाइलोब्ड है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? दो ऐसी, अच्छा वो दो हिस्सों में बटी हुई है। अपनी जीभ क्या है? पूरी जैसे राउंड है। ठीक है, कोई हिस्सा नहीं है बीच में। लेकिन इनकी जो है जीभ जो है, अपनी जीभ तो ऐसे है, लेकिन इनकी जीभ कैसे? ऐसे है। ठीक है, दो भागों में क्या है? बटी हुई है। तो दो भागों में बटी हुई तो क्या करेगी? कीट को पकड़ेगी ऐसे और अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो बाइलोब्ड याद रखना, द्विपालित है इनकी जीभ, और उसके अलावा क्या है? प्रीहेंसाइल है, प्रीग्राही है। भोजन का पाचन करते हैं, है ना? भोजन कैसे पचेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जीव ये अपना भोजन कैसे एकत्रित करते हो तो आपको पता लग ही गया। जीभ निकालेंगे, उससे अपना भोजन पकड़ेंगे और अंदर ले जाएंगे। तो द्विपालित जीव की सहायता से भोजन को एकत्रित किया जाता है। जो इनकी द्विपालित जीव है उसकी सहायता से ये भोजन को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। ठीक है, एकत्रित करने के बाद वो भोजन कहां जाएगा? भैया सीधी सी बात है, ग्रसनी, ग्रसिका के बाद में आमाशय के अंदर चला पेट के अंदर आ गया भोजन, बिल्कुल भैया आ गया, आमाशय के अंदर आ गया। और आमाशय के अंदर क्या होता है? जैसे अपने अंदर क्या होता है? HCl होता है, और उसके अलावा पाचक रस होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। जैसे अपने आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, पाचक रस पाए जाते हैं, वैसे ही मेंढक के आमाशय के अंदर भी HCl पाया जाता है और पाचक रस पाए जाते हैं। वहां पर जाकर वो खाना क्या है? HCl और पाचक रस के साथ में मिलेगा। ठीक है, और मिलने के बाद उसको क्या कहेंगे अपन? कायम कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? उस फूड को, उस खाने को क्या कहेंगे अपन? कायम कह देंगे। मैं वापस बोल रहा हूं एक बार। मेंढक जो है उसने कीट को देखा, उसका मन चला, अपनी जीभ निकाली बाहर, कीट को पकड़ा और अंदर। ठीक है, जैसे वो अंदर गया, कहां जाएगा? आमाशय के अंदर जाएगा। उसके बाद में आमाशय के अंदर गया, आमाशय के अंदर क्या था भैया? HCl है आमाशय के अंदर और पाचक रस है।
अब वो जो उसको खाना खाया है मेंढक ने, वो खाना किसके साथ में मिल जाएगा? HCl में मिल जाएगा और पाचक रसों में मिल जाएगा। इनमें मिलने के बाद में, HCl और पाचक रस में मिलने के बाद में उस खाने को क्या कहेंगे अपन? कायम कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। फिर वो कायम कहां जाएगा? वो आंत में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? आमाशय के बाद में क्या आएगा? आंत आएगी, तो वो आंत में चला जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? आमाशय में पाचन शुरू होता है। पाचन जो है वो आमाशय में शुरू होता है। पाचन कहां शुरू होता है मेंढक के अंदर? आमाशय में शुरू होता था। कैसे? यहां पर देखो पाचक रस है और HCl है, इनमें खाना मिला, क्या बना? कायम बन गया। कायम फिर कहां गया? आंत के अंदर गया। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब आंत का सुनना आप, ठीक है? आंत के अंदर यहां पर दो भाग दे रखे हैं, ग्रहणी दे रखा है, इलियम भी दे रखा है, और ठीक है वो इतना डिटेल में नहीं, लेकिन ग्रहणी दे रखा है, ड्यूडेनम दे रखा है ना, ठीक है? यहां पर देखो, जैसे अपने अंदर क्या होता है? पिताशय होता है, अरे होता है ना, गॉलब्लैडर होता है, पिताशय होता है, वैसे ही इनके अंदर भी पिताशय है, ठीक? तो ये जी पिताशय है इनका, ठीक है? जैसे अपने अंदर पेंक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, वैसे इनके अंदर भी अग्नाशय है, ठीक है? तो यहां पर ये देखो इनका अग्नाशय है, ठीक है? पिताशय जो है इसमें से पित्त आएगा, आएगा, आएगा। अग्नाशय से क्या आएंगे? इसके जो अग्नाशय के जो रस हैं वो आएंगे, ठीक है? अग्नाशय रस आएंगे और दोनों आकर देखो, दोनों के पाइप यहां से देखो, ये पिताशय का पाइप है ग्रीन कलर वाला, अग्नाशय वाला रेड कलर का, ये अग्नाशय का पाइप है। दोनों पाइप आकर एक बड़े पाइप में आकर खुल रहे हैं, उस बड़े पाइप को कहेंगे मूल पित्त वाहिनी कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल पित्त वाहिनी कहेंगे। और ये मूल पित्त वाहिनी जो है वो कहां खुल जाती है? वो आंत के अंदर खुलती है। आंत के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में, ड्यूडेनम पार्ट के अंदर खुलती है। वापस सुनो ध्यान से, पिताशय है, अग्नाशय है, दोनों एक मिलकर एक पाइप बनाते हैं, इसको कहते हैं मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। और ये मूल पित्त वाहिनी जो वो कहां खुलती है? वो आंत के अंदर आके खुलती है। तो यहां से पित्त आएगा, पित्ताशय के अंदर क्या होगा? पित्तरस होगा, वो पित्तरस आके यहां मूल वाहिनी के, मूल पित्त वाहिनी से होते हुए आपकी आंत के अंदर आ जाएगा। अग्नाशय के रस है वो भी मूल पित्त वाहिनी से होते हुए आपके आंत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो, पित्ताशय के पित्त और अग्नाशय से अग्नाशय रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में आते हैं। ग्रहणी क्या है? ड्यूडेनम, आंत का भाग एक है ना, आंत के अंदर आ चुका खाना, ठीक है? अब क्या होगा? पित्ताशय से पित्त आएगा, ये देखो पित्ताशय से पित्त आ जाएगा, अग्नाशय से क्या आ जाएगा? आपके अग्नाशय जो रस है वो आ जाएंगे, और मूल जो पित्त वाहिनी है, मील पित्त वाहिनी ये होता है, मूल पित्त वाहिनी जो है उससे होते हुए ये आपके आंत के अंदर, आंत के जो ग्रहणी भाग है उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक बात है? चलो जी, अब देखो पित्त रस आ गया, आंत के अंदर खाना भी आ गया, आंत के अंदर खाना पहुंच चुका है, और आंत के अंदर क्या है? पित्त रस आया। पित्त रस क्या क्या करेगा? पित्त रस करता है वसा का पाचन करता है, जो आपकी फेट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। पित्त क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा। और जो आपके अग्नाशय रस जो आए हैं, ठीक है, वो क्या काम करेंगे? अग्नाशय रस क्या करेंगे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। आप सुनो ध्यान से, पित्त रस क्या करेगा? फेट का पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। अग्नाशय जो रस है वो किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। एक बार मैं पूरा उसको वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और एक बार ये लाइन और पढ़ लेते हैं। पाचन की जो अंतिम प्रक्रिया है वो आंत में होती है। शुरू कहां से होता है पाचन? पाचन शुरू आमाशय में होता है और खत्म कहां पे होता है? आंत के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भोजन का पाचन कर रहे हैं, इनकी द्विपालित जो जीभ है उसकी सहायता से भोजन को एकत्रित करके अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है? फिर वो भोजन कहां जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय में क्या है जी? HCl है और पाचक रस है। HCl और पाचक रस में खाना मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे अपन? कायम कहा जाता है। पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है? आमाशय के अंदर पाचन शुरू हो जाता है। फिर खाना कायम जो वो कहां जाएगा? वो आपके आंत में जाएगा। आंत का जो भाग है, पहला भाग, उसको क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। पित्ताशय से जो पित्त रस है और अग्नाशय से जो अग्नाशय रस है वो आएंगे मूल पित्त वाहिनी से होते हुए ग्रहणी के अंदर आएंगे। पित्ताशय पित्त रस का क्या काम होगा? पित्त रस जो है वो वसा का पाचन करेगा। अग्नाशय रस वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, ठीक है? चलो ये हो गया। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। जो पाचन की अंतिम प्रक्रिया वो कहां होती है? वो आंत में होती है, ठीक है? शुरू कहां से होता है? आमाशय में, और खत्म कहां पर होता है? आंत में होता है, ठीक है? चलो अवशोषण की बात कर रहे हैं अपन, है ना? अवशोषण। अब खाना पच तो गया, खाना पचने के बाद में उसको अवशोषित भी करना है, तभी तो एनर्जी बनेगी मेंढक के पास में। तो खाना बन गया, खाया उसने, पच गया, उसके पचने के बाद में उसको अवशोषित करना पड़ेगा ना। तो पचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म अंकुर द्वारा अवशोषित हो जाता है। जो आंत के अंदर अंकुर हैं, सूक्ष्म अंकुर हैं, जो माइक्रोविलाई वगैरह है, ठीक है, उनकी मदद से क्या करते हैं? ये अवशोषित हो जाते हैं। अब जो पचित भोजन है वो अवशोषित हो जाता है। अब अवशोषित भी कर लिया, खाना पच भी गया, अवशोषित भी हो गया, लेकिन कुछ खाना ऐसा होगा जो पचेगा भी नहीं और वो काम का भी नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने अंदर भी ऐसा होता है ना, कितना सारा खाना खाते हैं अपन, उसमें से सारा थोड़ा ना पच जाता है। सारा पच जाएगा तो उसमें क्या निकालो? कुछ नहीं निकालते,
लेकिन यहां पर क्या होगा, खाना पचेगा, कुछ खाना बच जाएगा, कुछ क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा जो पचेगा नहीं, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं निष्कासन। ठीक है, अपचित जो भोजन है, अपचित जो भोजन है उसको अपस्कर द्वारा, ठीक है, इनका जो मल द्वारा जो आपका मलाशय वो कहां से जुड़ा हुआ है, अपस्कर क्लोएका में जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक कॉमन चेंबर है ना क्लोएका। ठीक है, अपस्कर द्वार से बाहर कर दिया जाता है, जो अपाचित भोजन है उसको अपस्कर द्वार से बाहर कर देंगे। ठीक बात है, यहां पर आपका पाचन तंत्र खत्म हो जाता है। पाचन तंत्र को रीड कर लेते हैं, आ जाओ। मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे होते हैं। ठीक है, ये अपन सारे पढ़ेंगे। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना हुआ होता है, बता चुका हूं आपको। मेंढक मांसाहारी होता है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती, बता दिया मैंने आपको ये भी। इसका मुख गुहिका में खुलता है और मुख गुहिका ग्रसनी में खुलती है, फिर ग्रसनी ग्रसिका में खुलेगी। ग्रसिका एक छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है, आमाशय फिर आगे चलेकर आंत में खुलेगा, फिर मलाशय आएगा, फिर अंत में जाकर उसका जो क्लोएका द्वार है द्वारा बाहर खुलता है ना। ये मैंने आपको पूरा सीक्वेंस बता ही दिया इनका। ठीक है, इसका मुंह है, मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है तो ग्रसिका तक जाती है, जो ग्रसिका तक जाती है। ठीक है, यकृत पित्त रस स्रावित करता है। यकृत जो आपका लीवर जो है वो पित्त रस बनाता है, लेकिन पित्त रस को स्टोर कौन करता है, जैसे अपने अंदर भी यकृत जो अपना लीवर है वही क्या बनाता है, पित्त रस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस वही बनाता है, लेकिन वो बाइल जूस फिर स्टोर कहां पे होता है, बनाता लीवर है, फिर स्टोर कहां होता है वो पित्त रस, वो स्टोर होता है पित्ताशय के अंदर। ठीक है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है ना, वहां पर स्टोर होता है। अग्नाशय, अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है जो अग्नाशय रस स्रावित करता है, जिसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है, बता दिया मैंने आपको। इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, तथा पाचक रसों द्वारा होता है, और फिर आमाशय के अंदर आपका पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है ना, बता दिया मैंने आपको। जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है, आमाशय से ग्रहणी, ग्रहणी क्या है, आपका जो आंत है उसका भाग है ना, आंत का एक भाग है जिसको ग्रहणी कहा जाता है, ड्यूडेनम अपने अंदर भी होता है ना। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नि रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है, बता दिया मैंने आपको। पित्त रस वसा तथा अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। पित्त रस किसका, वसा का पाचन करता है, और अग्नाशय रस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है, मैंने आपको बता दिया। पचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म अंकुर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अपाचित भोजन अपस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। बस हो गया, ये पाचन तंत्र यहां पर इसका समाप्त हो जाता है। अगला तंत्र बात करेंगे, श्वसन तंत्र की बात करते हैं। आज श्वसन की बात करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं मेंढक जो है वो किस प्रकार से श्वसन करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि मेंढक जो है वो जमीन पर, थल पर भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। मेंढक जो है वो थल पर भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, और वो पानी में भी रह सकता है। तो वो पानी में होगा तब वो किस प्रकार से श्वसन करता है, और जो वो जमीन पर रहेगा तब वो किस प्रकार से श्वसन करता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर जो मेंढक है वो जमीन पर, थल पर है, तो थल पर अगर है वो तो किस प्रकार से श्वसन करेगा, वो त्वचीय श्वसन भी कर सकता है, अपनी त्वचा से श्वसन कर सकता है। वो पहला तो ये हो गया। दूसरा, मुख गुहा से श्वसन कर सकता है। अपने मुंह से, अपन भी कई बार लेते हैं ना, मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है, तो वही क्या है, ये मुख गुहा से भी क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है। तीसरा क्या है, फुफ्फुसी श्वसन। फुफ्फुसी श्वसन तो है ही, वो नाक से अपन फेफड़ों से करते हैं, वो तो फुफ्फुसी श्वसन है ही, ठीक है। तो अगर ये थल पर है ना मेंढक, जमीन पर है, तो तीन प्रकार से ये क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है, तीन प्रकार से। पहला, त्वचा से श्वसन कर सकता है। दूसरा, मुख गुहा से श्वसन कर सकता है। तीसरा, आपकी फुफ्फुसी श्वसन, जो फेफड़ों से श्वसन करता है उसको क्या करते हैं, फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। फेफड़े इनके कैसे होते हैं, लंबे अंडाकार होते हैं। जो आपके मेंढक है इनके फेफड़े कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, अंडाकार होते हैं, गुलाबी होते हैं, ठीक है। गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती है, जैसे अपने अंदर थैली जैसी संरचना वैसे ही इनके अंदर है। देह गुहा के वक्षीय भाग में पाए जाते हैं। और कहां पाई जाती है, देह गुहा जो है इनकी उसके वक्षीय भाग के अंदर पाए जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से सारी, ठीक है। अगर ये थल पर है तो ऐसे होता है, लेकिन जल में अगर है तब इन श्वसन कैसे करते हैं, जल में अगर है तो ये त्वचा से श्वसन करेंगे, ठीक है। अगर पानी में अगर मेंढक है तो श्वसन कैसे करेगा, त्वचा से करेगा। त्वचा से कैसे, पानी को अवशोषित करेगा अपनी त्वचा से, और पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको काम में लेता है, ठीक है। अपन सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, पानी को अवशोषित करेंगे और पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है ना उसको काम में लेते हैं। तो त्वचा श्वसन के अंदर क्या करेंगे, पानी में घुली हुई O2 का क्या करेंगे, विसरण करेंगे, ठीक है। चलो, एस्टिवेशन और हिबरनेशन के अंदर अगर है ये, अगर ये ताप निष्क्रियता के दौरान और शीत निष्क्रियता के दौरान क्या कैसे करते हैं श्वसन, तो उस टाइम पर त्वचा से श्वसन करते हैं ना। तो अगर ये ताप निष्क्रियता, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो ग्रीष्म में
ताप निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता और आपकी शीत निष्क्रियता, इनके अंदर ये क्या करते हैं, त्वचा से सब्शन करते हैं। ठीक है, इनका लार्वा होता है ना, इनका जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहते हैं। टैडपोल लार्वा क्यों कहते हैं? देखो मैं एक बात कह रहा हूं कि अपन जो जन्मते हैं, जिस टाइम पर अपना जन्म होता है तब भी अपन इंसान जैसे ही दिखते हैं, अरे इंसान जैसे ही दिखते हैं ना, लेकिन इनके जो बच्चे वो इंसान जैसे नहीं दिखते। शुरुआत में क्या बनता है, लार्वा बनता है, और वो लार्वा मेंढक जैसा दिखाई नहीं देता, वो मछली जैसा कुछ दिखाई देता है। उसके पूंछ भी होती है, मेंढक की पूंछ होती है नहीं होती, लेकिन जो इनका बच्चा होता है ना, जो स्टार्टिंग में होता है, वो लार्वा जो है वो मछली जैसा कुछ दिखाई देता है, उसके पूंछ भी पाई जाती है, तो वो अलग एक स्टेज है, लार्वा स्टेज पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहा जाता है। मेंढक के लार्वा क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा। और टैडपोल लार्वा में सब्शन के लिए क्या कहा जाता है, क्लोम का उपयोग करता है, वो गिल्स का उपयोग करता है। ठीक है, टैडपोल लार्वा उसमें मछली जैसा होता है, जैसे मछली गिल्स का उपयोग करती है, क्लोम का उपयोग करती है, वैसे ही ये टैडपोल लार्वा भी क्या करता है, क्लोम का उपयोग करता है। तो ये मैंने सारे इनके सब्शन के बारे में बात कर ली। आज एनसीईआरटी रीड करते हैं। मेंढक जल व थल दोनों पर विभिन्न विधियों द्वारा सब्शन कर सकते हैं, बता ही दिया मैंने आपको। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसकी इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं, बता दिया मैंने आपको। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा से कर सकते हैं, मुख गुहा से कर सकते हैं, फेफड़े से कर सकते हैं, वायवीय श्वसन कर सकते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। ठीक है, फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं हैं, ये बता दिया मैंने आपको। जो देह गुहा के वक्ष भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है, तो बताइए आप सबको, ठीक है, अपने अंदर भी, ठीक है, फेफड़ों तक जाएगी। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत सक्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करता है। ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब बात करेंगे इनकी प्रीसंचरण तंत्र की बात करते हैं। मेंढक के प्रीसंचरण तंत्र की बात करते हैं। मेंढक जो है उसके अंदर रुधिर प्रीसंचरण तंत्र भी पाया जाता है और लसिका तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, जो आपका ब्लड है उसके लिए भी एक प्रीसंचरण तंत्र पूरा है, और जो लसिका है उसके लिए भी क्या है, प्रीसंचरण तंत्र पूरा है। लिम्फ के लिए भी है और रुधिर के लिए भी है। तो मेंढक के अंदर दो प्रीसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, जैसे अपने अंदर भी है। रुधिर प्रीसंचरण तंत्र तो है ही है, उसके अलावा लसिका तंत्र भी इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर विशेष निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं। विशेष निवाहिका तंत्र कौन कौन से हैं? एक यकृत निवाहिका तंत्र है, अपन आगे बात करेंगे, और एक वर्कीय निवाहिका तंत्र। एक है आपका यकृत निवाहिका तंत्र और दूसरा है वर्कीय निवाहिका तंत्र। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले रुधिर प्रीसंचरण तंत्र की बात करेंगे। अपन को लसिका वाला नहीं पढ़ना है, रुधिर प्रीसंचरण तंत्र अपन को पढ़ना है। रुधिर प्रीसंचरण तंत्र की बात करेंगे। रुधिर नाम से पता लगा, इसमें क्या आएगा, रक्त होगा, ब्लड तो होगा ही होगा। ठीक है, रक्त वाहिकाएं होंगी, सबको पता भाई प्रीसंचरण करना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, रक्त वाहिकाएं होंगी। और ये भी आपको पता है इनके अंदर बंद प्रकार का क्या पाया जाता है, बंद प्रकार का प्रीसंचरण तंत्र इनका है। ठीक है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर सुविकसित बंद प्रकार का प्रीसंचरण तंत्र है। तो बंद प्रकार का है तो इनके रक्त वाहिकाएं होंगी। हृदय तो होगा ही होगा भाई ना, अरे हार्ट तो होगा ही, हार्ट के बिना क्या काम करोगे। हृदय होगा, रक्त वाहिकाएं होंगी, और रक्त वाहिकाओं में बहने के लिए रक्त भी होगा। ठीक है, चलो, और ये ध्यान में रखना, सुविकसित इनके अंदर बंद प्रकार का प्रीसंचरण तंत्र होता है, सुविकसित होता है। ठीक, हृदय कैसा होता है, 3 चेंबर का हार्ट होता है इनके अंदर, ध्यान से सुनना। हृदय इनके अंदर कैसा होता है, 3 चेंबर का होता है। ठीक है, दो उसमें 3 चेंबर में 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, एक क्या होता है, निलय होता है। ठीक बात है। और मिक्स्ड इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मिक्स्ड या फिर इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, अपूर्ण दोहरा प्रीसंचरण इसको कहा जाता है। ठीक, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। ये 2-3 चेंबर तो होते ही हैं, 2 आलिंद और एक निलय। इसके अलावा हृदय में 2 अतिरिक्त कक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, 3 चेंबर तो ये हो गए, 2 आलिंद एक निलय। इसके अलावा हृदय के अंदर 2 अलग से क्या पाए जाएंगे, कक्ष पाए जाएंगे। एक का नाम है सीरा कोटर, जिसको इंग्लिश में साइनस वेनोसस कहते हैं, और एक है कोनस आर्टेरियोसस, या फिर इसका नाम है ट्रंकस आर्टेरियोसस भी इसको कहा जाता है। अभी डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ हृदय की बात कर लेते हैं। हृदय इनके अंदर कैसा है, पेशीय हृदय, मसल से बना हुआ हृदय। जैसे अपने अंदर भी मसल का बना हुआ हृदय है, वैसे ही इनके अंदर भी क्या है, पेशीय हृदय पाया जाता है। ठीक बात है। चलो, लोकेशन क्या है जी हृदय की, हृदय कहां पाया जाता है, लोकेशन क्या है हृदय की, तो लोकेशन है देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। हृदय कहां होता है, देह गुहा जो है इनकी, ठीक है, उसके ऊपरी भाग में स्थित होता है। पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है, और जो इनका जो हृदय है उसके ऊपर परतें होती है, जो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं ना। तो पेरिकार्डियम द्वारा क्या होता है, ये ढका हुआ होता है। चलो, ये डायग्राम देखना, ये इसका क्या हृदय है। ठीक है, ये मान लो हृदय है। मैंने कहा हृदय 3 चेंबर का है भैया, दिखाई दे रहे हैं। एक क्या है, 2 आलिंद बताए मैंने, एक क्या आपका दाहिना आलिंद हो गया, एक आपका बाहिना आलिंद हो गया, राइट एट्रियम और
लेफ्ट एट्रियम, और एक क्या इसमें नीला है, नीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये 3 चेंबर है, 3 चेंबर है, ये बात तो ठीक है भैया। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि इसमें मिक्स्ड सर्कुलेशन भी इसको कहते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं, ध्यान से देखना। इस आलिंद के अंदर जो आपका राइट एट्रियम है, इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर आएगा अनऑक्सीकृत रक्त आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इसके अंदर भैया, आ गया ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वो आया, ठीक है। और इस वाले चेंबर के अंदर क्या आया, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीकृत रक्त आया, ठीक है, इस चेंबर के अंदर आ गया। इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब अभी तो दोनों क्या है, अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट कर रखे हैं अपन ने। लेकिन जैसे ही यहां से नीले के अंदर ब्लड जाएगा, यहां से भी नीले के अंदर ब्लड जाएगा, तो नीले तो पूरा एक ही चेंबर है, तो यहां पर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत ब्लड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहा जाता है और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी कहा कहते हैं इसको, ठीक है। चलो एक मिनट, ये तो वो 3 चेंबर का आपका हृदय है, वो हो गया। मैंने आपको कहा कि इसके अलावा इनके अंदर 2 अतिरिक्त चेंबर भी पाए जाते हैं, 2 अतिरिक्त कक्ष भी पाए जाते हैं। वो कक्ष कौन से हैं, एक मैंने आपको बताया साइनस वेनोसस बताया, ये देखो जी, ये ऐसा होता है ट्राइएंगुलर, ठीक है, त्रिकोणीय क्या होता है इनके अंदर, ये साइनस वेनोसस है, ठीक बात है, ध्यान से सुनना, साइनस वेनोसस, ठीक। ये दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में जुड़ा हुआ होता है। अब ये कहां होता है, ये जो आपका दाहिना आलिंद है, राइट एट्रियम जो है, इसके पीछे वाली साइड में, डोर्सल साइड में, ये एक अलग से चेंबर जो वो जुड़ा हुआ होता है, अलग से जो कक्ष वो जुड़ा हुआ होता है। अब मैं इसके पीछे तो आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। जो दाहिना आलिंद है, इसके पीछे एक चेंबर स्थित होता है और उस चेंबर को क्या कहते हैं, साइनस वेनोसस कहते हैं, दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में जुड़ा हुआ होता है। अपने अंदर क्या होता है, अपने अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कहां से आता है, डायरेक्ट जो ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर आ जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या है, डायरेक्ट नहीं आता, पहले किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर साइनस वेनोसस के अंदर जाएगा, और फिर साइनस वेनोसस से किसके अंदर जाएगा, दाहिने आलिंद के अंदर जाता है। देखो जी, अंग जो है, कोई भी ऑर्गन है, उसे क्या निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। वो कहां जाएगा, शिराओं के पास में जाएगा, शिरा से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, महाशिरा के पास में जाएगा, महाशिरा से वो ब्लड कहां जाएगा, आपकी साइनस वेनोसस है उसके पास में जाएगा, और साइनस वेनोसस से वो ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रियम के पास में चला जाता है। समझ में आई है बात, ठीक बात है। साइनस वेनोसस के साथ त्रिकोष्ठीय संरचना होती है, ठीक। और ये जो महाशिरा, शिरा अंग, ठीक है, ये क्या है, आपकी शिरा तंत्र के भाग है, क्या है, शिरा तंत्र के भाग है। इनमें क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, अनऑक्सीकृत रक्त है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये फेफड़े हैं जी, ठीक है। फेफड़े क्या करेंगे, रक्त के अंदर ऑक्सीजन डाल देंगे, तो ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़े ऑक्सीजन डालेंगे तो वो कहां जाएंगे, पल्मोनरी वेन के अंदर जाएगा वो रक्त, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन के अंदर जाता है रक्त, ठीक है, और वो रक्त कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन से वो रक्त कहां जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, बाहिने आलिंद के अंदर जाएगा, ठीक है। दाहिने आलिंद के अंदर आ गया है ब्लड, और बाहिने आलिंद के अंदर भी ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कहां जाएगा, अब यहां से ब्लड जाएगा किसके अंदर, वेंट्रिकल, नीले के पास में जाएगा, नीले के पास में जाएगा। और वेंट्रिकल से वो ब्लड कहा जाता है, वेंट्रिकल से नीले के अंदर वो मिक्स हो जाता है, और मिक्स ब्लड कहा जाता है, वो जाता है जो दूसरा कक्ष है जिसको कहते हैं कोनस आर्टरियोसस, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2 एक्स्ट्रा चेंबर है, एक तो आपको हो गया साइनस वेनोसस और एक है आपका कोनस आर्टरियोसस। ये वेंट्रिकल से जाता है कोनस आर्टरियोसस के अंदर जाएगा, और जो कोनस आर्टरियोसस एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना है जो नीले के वेंट्रल साइड में जो मौजूद होती है। वापस सुनो ध्यान से, जो साइनस वेनोसस है वो कहां जुड़ी हुई होगी, दाहिने आलिंद के डोर्सल साइड में, पीछे वाली साइड में जुड़ी हुई होती है। और ये जो कोनस आर्टरियोसस है वो कहां जुड़ी होती है, नीले के, ये नीले है, नीले के वेंट्रल साइड में ये मौजूद होती है, ठीक है। ये कोनस आर्टरियोसस जो है, इससे आगे महाधमनी निकलेगी, महाधमनी फिर आगे विभाजित होकर धमनियां बनाएगी, और इसको क्या कहते हैं अपन, धमनी तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक बात है, और ये फिर अंगों के पास में ही चला जाता है। समझ में आई ये बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रक्त में क्या क्या होता है, ब्लड जो उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा होगा, रक्त कणिकाएं होंगी और पटिकाणु होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है। रक्त जो है इनका, उसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे अपने अंदर भी वही है, प्लाज्मा है, जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो रक्त कणिकाएं कहते हैं, और पटिकाणु हैं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं, आपकी आरबीसी है, रक्ताणु है, जिसको रक्ताणु कहते हैं। अपनी आरबीसी और इनकी आरबीसी जो है ना, रेड ब्लड सेल है, उनमें एक डिफरेंस होता है। अपनी जो आरबीसी होती है ना, उसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्र के नहीं होता। लेकिन मेंढक की जो आरबीसी होती है ना, उसके अंदर केंद्र के पाया जाता है। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अपनी जो आरबीसी है मानव की, उसके अंदर केंद्र के नहीं होता, लेकिन इनके अंदर क्या है, केंद्र के होता है, ठीक है, इनकी आरबीसी के अंदर।
लाल रंग का सब्सटेंस रंजक पाया जाता है, जैसे अपने अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रंग का पिगमेंट है, ठीक है, अपने अंदर हीमोग्लोबिन है, वैसा ही मेंढक के अंदर भी क्या है, क्या आरबीसी के अंदर भी क्या है, लाल रंग का सब्सटेंस एक रंजक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक बात है। और इनके अंदर श्वेताणु डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, जैसे अपने अंदर है। पट्टिकाणु क्या होते हैं, प्लेटिलेट्स। तो रक्त के अंदर कितनी चीजें, 3 चीजें हैं, प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। रक्त कणिकाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो रक्ताणु होगा जिसको आरबीसी कहेंगे, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, लाल रंग का सब्सटेंस एक रंजक पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। चलो जी, अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र काम किस आता है भाई, ये रक्त इधर से इधर क्यों घुमा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, अरे शरीर के अंदर ये जो ब्लड है वो इधर से उधर क्यों घुमा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है इससे, अरे मजा ये आ रहा है कि इसके अंदर अपनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, फेफड़ों के पास में जा रही है, अरे फेफड़ों के पास में क्यों जरूरत है फेफड़ों को ऑक्सीजन की, अरे फेफड़ों को जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, अपने शरीर के जो अंग है ना उनको जरूरत है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन क्या है, हर जगह पहुंचानी है शरीर के अंदर, वो पहुंचाने का काम कौन करेगा, रक्त करता है। तो रक्त ऑक्सीजन को रक्त के अंदर भेजा जाता है, फिर वो रक्त पूरे शरीर में बहता है और हर एक अंग को वो ऑक्सीजन देके आता है। बोलो ठीक बात है, ठीक है। आप जो खाना खा रहे हो, खाना आपने खा लिया, वो पेट में जाएगा, क्या मतलब निकला उस खाने का, अरे वो पचेगा, वो अवशोषित हो जाएगा, कहां जाएगा, वो अंगों के पास में जाएगा, क्योंकि काम तो कौन कर रहे हैं, अंग ही कर रहे हैं ना, उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कैसे मिलेगी, वो अवशोषित होगा वो खाना, ठीक है, और फिर कहां जाएगा, रक्त में जाएगा वो खाना, और उसके बाद रक्त से वो कहां जाएगा, अंगों के पास में वो एनर्जी पहुंचेगी। तो गैसों, पोषक तत्वों आदि का परिवहन कौन करता है, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र करता है, ठीक बात है। चलो लसिका तंत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लसिका के अंदर आरबीसी नहीं होती, लसिका आरबीसी नहीं होती, तो अरे आरबीसी का लाल रंग क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैसा है, लाल रंग का रंजक है, इसलिए वो लाल रंग आया है। अब आरबीसी नहीं है, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा लसिका के अंदर, ठीक है, तो ये कैसी होगी, रंगहीन होती है लसिका, ठीक है, और इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं किसका, निवाहिका आपके जो तंत्र है, परिवहन जो है उसकी बात करते हैं। ये जो निवाहिका मैंने आपको बताया, यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्कीय निवाहिका तंत्र, इनकी बात कर लेते हैं। निवाहिका तंत्र, ठीक है, इंग्लिश वाला नाम लिखूं क्या यहां पे, पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको, पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है, या फिर पोर्टल सिस्टम कह दो, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर अपन ये 2 प्रकार के मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। एक है यहां पर आपका यकृत निवाहिका तंत्र, आ जाएगा डायग्राम बना देंगे, चलो। एक है यकृत निवाहिका तंत्र, निवाहिका तंत्र, और दूसरा है आपका वृक्कीय निवाहिका तंत्र, वृक्कीय निवाहिका तंत्र, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये इनका आमाशय मान लो, और यहां पर ये क्या है, इसकी आंत मान लो, ठीक है, आंत हो गई। यहां पर मैं इनका लीवर बना देता हूं, ये मान लो इनका लीवर है, ठीक है। और यहां से क्या निकलेंगी, यहां से देखो निवाहिका तंत्र किसको कहते हैं, जो नॉर्मल जो आपकी रक्त वाहिका होती है वो कहां होती है, आपकी हृदय से जुड़ी हुई होंगी और डायरेक्ट किसी अंग से जुड़ी हुई होंगी। लेकिन ये जो आपका निवाहिका, ये जो आपकी रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं, एक अंग से दूसरे अंग से जुड़ी हुई होती है, उनको क्या कहते हैं, निवाहिका तंत्र कहते हैं। यहां से क्या कहूंगी, यहां से ये निकलेंगी, देखो ठीक है। यहां पर ये क्या कैपिलरी है, यहां पर भी देखो ये कैपिलरी है, कैपिलरी, यहां पर भी कैपिलरी है, कैपिलरी, और इसको क्या कहते हैं, निवाहिका तंत्र कहा जाता है ना, इसको कहेंगे अपन यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत लीवर और आपके जो इंटेस्टाइन है इसके बीच में कनेक्शन है, इसको कहते हैं यकृत निवाहिका तंत्र कहा जाता है, ठीक है। चलो अब बात करें अपन किसकी, वृक्कीय निवाहिका तंत्र की बात कर लेते हैं।
ये इनकी मैंने बना दी क्या, किडनी। ठीक है, इनकी किडनी हो गई। और ये शरीर के नीचे के अंग या फिर नीचे के भाग, इनके बीच में कनेक्शन बनेगा, भी देखना, बनाते हैं कनेक्शन। ठीक है, ऐसा ही कनेक्शन इधर भी होगा। ठीक है, इसको कहते हैं आपका वर्कीय निवाहिका तंत्र। इस प्रकार का होता है। इधर भी ये कैपिलरी है, कैपिलरी, और इधर भी कैपिलरी। ठीक है, तो यहां से जो रक्त नीचे वाले जो शरीर के भाग हैं मेंढक के, उनसे रक्त डायरेक्ट हृदय में न जाकर पहले कहा जाता है किडनी के पास में जाता है, वृक्कों के पास में जाता है, और उसके बाद वहां से वो हृदय के पास में जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका परिसंचरण तंत्र हो गया। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, बता दिया मैंने आपको। अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। ये मैंने बताया, मिक्स्ड सर्कुलेशन, मिश्रित हो जाता है यहाँ पे। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाएं और रुधिर से मिलकर बनता है, बता दिया। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना हुआ होता है। हृदय त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना होती है। हृदय क्या, त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है। ठीक है, 3 चैम्बर के बनी हुई है। ठीक है, जो कि देह गुहा की ऊपरी भाग में स्थित होती है। लोकेशन मैंने आपको बताई थी। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण पेरिकार्डियम से ढका हुआ होता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोटर साइनस वेनोसस कहते हैं, ये हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा हुआ होता है, डोर्सल साइड में। ठीक है, तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ठीक है, और हृदय की अधर सतह पर ये दाएं आलिंद के ऊपर थैलेनोमा संरचना धमनी शंकु होता है, जिसमें नीले खुलता है। ठीक है, और यह बात होगी किसकी, आपकी जो आपका कोनस आर्टरियोसस है उसकी। ठीक है, हृदय से रक्त धमनियां द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से एक तरह हृदय में पहुंचाती हैं। यह सिरा तंत्र कहलाता है, ये मैंने आपको बता दिया। मेंढक में विशेष संयोजित सिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। अभी आपको डायग्राम से दिखाया। इन्हें क्रम से यकृत निवाहिका तंत्र या फिर वर्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको रक्ताणु कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं, रक्ताणु कहते हैं, इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेताणु कहते हैं, एवं पट्टिकाणु प्लेटिलेट्स। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का एक सब्सटेंस रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, अपने अंदर नहीं होता। लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जैसे रक्त के अंदर जितनी प्रोटीन होती है ना, उतनी प्रोटीन लसिका के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, और आरबीसी भी नहीं होती। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, अपने अंदर पंप करता है, वैसे उनके अंदर भी पंप करता है। चलो जी, अब बात करेंगे इनके उत्सर्जी अंग की बात करते हैं, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो इनका जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस किस से बना हुआ है। इनके अंदर एक जोड़ी क्या होती है, वर्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है। दो मतलब एक जोड़ी मतलब 2 किडनी पाई जाएंगी। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है इनके अंदर, एक मूत्राशय होगा, और एक अवस्कर तो बता नहीं गया, कलोइका, जिसके अंदर आपका आहार नाल भी खुली थी, मलाशय भी वहीं खुला था, मूत्राशय भी वहीं खुलेगा, और उसके अलावा आपका जो जनन पथ वाला वो भी वहीं खुलेगा। ठीक है, तो इनके अंदर एक जोड़ी क्या है, वर्क मतलब 2 किडनी होंगी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी जिनको यूरेटर कहते हैं इंग्लिश में, मूत्राशय होगा इनके अंदर, और अवस्कर होगा, क्लोइका इनके अंदर पाई जाएगी। ठीक बात है। चलो बात करते हैं किडनी की, बात करते हैं ना। किसकी किडनी, मेंढक की किडनी पढ़ रहे हैं ना, अपनी किडनी मेंढक की किडनी। वर्क गहरे लाल रंग की होती है, अपनी भी गहरे लाल रंग की होती है ना, इनके अंदर भी गहरे लाल रंग की किडनी है। कैसी है, शेम के आकार की है ना, शेम के आकार की इनकी किडनी होती है। लोकेशन की बात करें तो देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती है। इनके अंदर जो किडनी की लोकेशन है वो क्या है, देह गुहा जो है, ठीक है, उसके थोड़ा नीचे, ठीक है, पीछे की ओर थोड़ा नीचे की साइड में, ठीक है, कशेरुक दंड जो है,
जो वर्टिब्रल कॉलम है कशेरुकदंड, उसके दोनों साइड में, से अपने भी दोनों साइड में पीछे की ओर, ठीक है, वैसे इनके अंदर भी दोनों साइड में स्थित होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां कौन सी हैं? जो किडनी है उसकी संरचनात्मक इकाई, जो रचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई जो कौन सी है? मूत्रजन नलिकाएं, जिसको इंग्लिश में यूनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, मूत्रजन नलिकाएं। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जो इनके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं वो कौन सी है? मूत्रजन नलिकाएं। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को आप समझोगे तो आपको ये उत्सर्जन तंत्र तो इनका समझ में आएगा ही आएगा, उसके अलावा आपको जनन तंत्र इनका वो भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना बस। सबसे पहले अपन बात करें किसकी? नर का बना रहे हैं अपन। किसका डायग्राम बना रहे हैं? नर का, मेल का बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो किडनी बनानी है अपन को। एक मिनट बस, ये लो अपन ने किडनी इनकी बना दी, थोड़ी सी सही बनाते हैं, बड़ी बन गई क्या? चलो ठीक है, ये अपन इनकी दो किडनी बना दी, दो किडनी इनके पास में। ठीक है भैया, नीचे मैं यहां पर क्या बना देता हूं? पहले क्लोएका बना देता हूं, अवस्कर बना देते हैं। चलो यहां पर क्या बना दिया मैंने? यहां पर मैंने बता दिया अवस्कर बना दिया। ठीक बात है, अवस्कर बन गया। और यहां मैं बना देता हूं इनका मूत्राशय। चलो मैं ऐसे बना देता हूं। ये इनका मूत्राशय हो गया। ठीक बात है, अब देखना ध्यान से। एक मिनट, थोड़ा सा इसको एक मिनट दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये देखो यहां पर इसका मैं बना दूंगा, यहां पर क्या? मूत्राशय। ठीक है, ये मूत्राशय यहां पर बना देते हैं। चलो कॉम्प्लिकेट ना हो डायग्राम, इसलिए यहां पर बनाया है। ठीक है, चलो अब इन जो आपकी ये जो किडनी है, इनके ऊपर क्या होता है? ये किडनी जो है, इन्हीं के ऊपर यहां पर क्या लगे हुए? टेस्टिस लगे हुए। ठीक है, किडनी के पास पास क्या किडनी से चिपके हुए थे टेस्टिस इनके। टेस्टिस सब जानते हो, वर्षण। मेल का डायग्राम बना रहे तो मेल के अंदर वर्षण ही होते हैं। ठीक है, नाम लिखते जाते हैं इनका। ये क्या है? टेस्टिस। हिंदी वाला लिखेंगे क्या? चलो वर्षण, वर्षण। ठीक है, ये क्या है? आपकी किडनी। ठीक है, किडनी। ठीक है, अब इन किडनी से क्या निकलेगा? इन किडनी से क्या निकलेगा? इन किडनी से निकलेगा, इन किडनी से निकलेगा क्या? मूत्रवाहिनी। इन किडनी से क्या निकलेगी? मूत्रवाहिनी। ये क्या निकली? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी है। ठीक बात है, चलो अब ध्यान से आप देखते जाना, बस ध्यान से देखते जाना। कलर कौन सा लो यार ताकि चलो। इस टेस्टिस जो है यहां से निकली होंगी शुक्र वाहिकाएं। ये क्या है? शुक्र वाहिकाएं। वाहिकाएं कितनी होती हैं? 10 से 12। कितनी होती है ये? 10 से 12। वासा एफरेंसियां हैं, जैसे अपने अंदर भी होती है वैसे इनके अंदर भी है। ये क्या है? आपकी शुक्र वाहिकाएं हो गई। ठीक बात है। एक चीज और मैं वर्षण के बारे में यहां लिखता हूं, वर्षण के बारे में एक बात लिखता हूं कि वर्षण जो है वो वृक्क से, किडनी से अटैच्ड होता है। ठीक है, किडनी वृक्क से
जुड़ा होता है पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से, डबल फोल्ड, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से, ठीक है। और इस पेरिटोनियम के डबल फोल्ड क्या कहेंगे अपन, मीजोरकियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, मीजोरकियम, मीजोरकियम कहते हैं, है ना। ये जो पेरिटोनियम का जो डबल फोल्ड है उसको कहते हैं मीजोरकियम। तो यहां पर जो वर्षण है, जैसे टेस्टिस है, वो किसके साथ में जुड़े हुए होंगे, वो किडनी के साथ में जुड़े हुए होते हैं। और किडनी के साथ में किससे जुड़े हुए होंगे, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड से वो जुड़े हुए होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मीजोरकियम कहते हैं। एक एनसीईआरटी है, ठीक है। चलो अब इन यूरेटर की बात कर लेते हैं अपन। यूरेटर के बारे में खास बातें क्या है, जो आपकी मूत्रवाहिनी है, इसके बारे में इधर लिखा क्या अपन, मूत्रवाहिनी। जो इनकी मूत्रवाहिनी है ना, उसमें दो चीजें हैं जी, उसमें मूत्र तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा उसमें जो स्पर्म है, जो शुक्राणु, वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। जो इनके अंदर मूत्र तो आएगा ही आएगा, इनकी जो मूत्रवाहिनी है उसके अंदर मूत्र तो आएगा ही, उसके अलावा शुक्राणु भी आएंगे। जैसे मानव की बात करें, उसके अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा के अंदर मूत्र भी आता है और उसके अंदर शुक्राणु भी आते हैं। वैसे ही यहां पर क्या होगा, मूत्रवाहिनी होगी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना ना, और दोनों को एक में मिला देना। तो मूत्रवाहिनी, उसमें मूत्र तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या आता है, प्लस इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर स्पर्म भी आते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है इसको, ठीक बात है। और इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ये क्या, अवस्कर है, अवस्कर है। ये क्या है, मूत्राशय है, मूत्राशय है, ठीक बात है भैया, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया किडनी है, किडनी के ऊपर क्या जुड़े, आपके वर्षण जुड़े हुए होते हैं। और वर्षण किससे चिपके हुए होते हैं, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड से वो चिपके होते हैं, जिसको मीजोरकियम कहते हैं, ठीक बात है। यहां से क्या लिखती है, शुक्र वाहिकाएं निकलती हैं, जो क्या 10 से 12 होती हैं, ठीक है। अब ये शुक्र वाहिकाएं इस वर्षण से निकलकर किडनी के अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है, यहां पर एक अलग चीज पाई जाती है, उसका नाम आपको याद रखना है। यहां पर पाई जाती है एक नाल पाई जाती है, यहां पर एक नाल पाई जाती है, ये एक नाल पाई जाती है यहां पर। और इस नाल का नाम क्या है, वीडर नाल, वीडर या फिर बीडर नाल कह दो, ठीक है। वीडर नाल इनके अंदर पाई जाती है। ये वीडर नाल क्या करेगी, यहां से इनके जो शुक्राणु है उनको लेके आएगी और इस मूत्रवाहिनी के अंदर इसको, उन शुक्राणुओं को डाल देगी। और मूत्र कहां से आएगा, मूत्र तो किडनी से आएगा ही आएगा, उसके अलावा वीडर नाल जो है उसमें शुक्राणु आएंगे। समझ में आएगी बात, तो वीडर नाल वाली बात भूलना मत, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, कि इनकी जो किडनी है उसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, एक क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। और उस ग्लैंड को क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। आप सबने नाम सुना है, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवर्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, आपकी अधिवर्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवर्क ग्रंथि, अधिवर्क ग्रंथि, ठीक बात है। अब मैंने एक साइड में क्यों दिखाई है अधिवर्क ग्रंथि, अरे दोनों साइड में दिखा देता तो फिर यहाँ पर ये वीडर नाल कैसे दिखाता है ना, और दोनों साइड में अगर वीडर नाल दिखा दे तो अधिवर्क ग्रंथि, तो इसलिए आप समझ जाना है ना। तो वो डायग्राम आपको समझाने के लिए है। यहां पर ये आपका नर का डायग्राम आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे आप बताओ जी, ठीक है। नर वाला समझ में आया आपको या नहीं आया, बताओ। नर वाला समझ में आया। अब अपन बात करेंगे किसकी, यार वीडियो चल रही है क्या, मैं उसे बोले जा रहा हूं फालतू में। चलो अब बात करते हैं अपन किसकी, फीमेल वाले की बात करते हैं। ये नर का हो गया ना, नर का थोड़ा अलग है, फीमेल वाला सिंपल है, फीमेल वाला सिंपल है, कुछ भी नहीं उसमें। मादा का डायग्राम बनाते हैं, चलो। सबसे पहले तो वही किडनी तो होगी, मादा के अंदर भी किडनी तो होगी भाई, और मूत्र तो वो भी करेगी ना। ये मादा मेंढक की किडनी, ये किडनियां होगी। क्या इनकी जो आपके जो अंडाशय हैं वो भी क्या किडनी से जुड़े हुए होंगे, जैसे वर्षण जो है वो किडनी से जुड़े हुए थे, नहीं जी। यहां पर अंडाशय जो है वो किडनी से, अभी देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये लो जी, आपका क्या होगा, ओवेरी, ठीक है। यहां पर अलग अलग कनेक्शन होगा ना, मूत्रवाहिनी के अंदर स्पर्म जा रहा था, वहीं यूरिन था या नहीं, यहां पर अलग अलग कनेक्शन है, जैसे ह्यूमन फीमेल्स के अंदर भी होता है वैसा ही सिस्टम यहां पे है। और यहां पर मैं बना देता हूं क्लोइका
अवस्कर बना देते हैं, चलो नीचे। ठीक है, ये आपका अवस्कर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये डिंब वाहिनी। क्या है, डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओविडक्ट कहा जाता है। डिंब वाहिनी है ये। ठीक है, और यहां से जो आपका मूत्र वाहिनी है वो यहां से अलग आएगी। ठीक है, ये मूत्र वाहिनी हो गई। ठीक है, यहां पर देखो कनेक्शन अलग अलग है। ये क्या, मूत्र वाहिनी। मेल के अंदर क्या हो रहा था, मेल के अंदर क्या हो रहा था, मेल के अंदर मूत्र वाहिनी के अंदर ही स्पर्म आ रहे थे और उसी के अंदर क्या आ रहे थे, मूत्र आ रहा था। लेकिन यहां पर कनेक्शन अलग अलग है फीमेल के अंदर भाई, उसके अंदर अंडे अलग आएंगे और मूत्र अलग नाली से आएगा। ठीक बात है, यहां चलो ब्लेडर भी बना देते हैं। ये मान लो इनका मूत्राशय, समझ में आ जाए बस, ऐसा डायग्राम होना चाहिए। बाकी भाई बहुत सुंदरता मुझे नहीं आती डायग्राम बनाने में। चलो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी और डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी के बीच की अलग अलग ओपनिंग होगी। ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखना, ये किडनी है ही। ठीक है, चलो ये अपन ने बात कर ली। अब यहां पर अपन ने किसका बात कर ली, इनका जनन तंत्र तो अपन ने पढ़ लिया, उसके साथ में अपन ने इनका उत्सर्जन तंत्र भी पढ़ लिया। अपन ने पढ़ा क्या था, उत्सर्जन तंत्र टॉपिक डाला था, और अपन ने किडनी के बारे में बात करी। किडनी के साथ में यार अब इसके वर्षण जुड़े हुए हैं तो अपन को वर्षण की बात भी करनी पड़ेगी। तो मूत्रवाहिनी की बात हुई, साथ में अपन ने इसके रिप्रोडक्टिव और जो इनका ट्रैक्ट है उसकी बात अपन ने करी। अब अपन लेकिन जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो अपन ने पढ़ा है बस वही बात करनी है ना। नर जनन तंत्र के अंदर अपन ने क्या देखा कि भैया एक जोड़ी पीले अंडाकार वर्षण है, पीले अंडाकार क्या है, वर्षण है, और वो मेसोर्कियम से किससे जुड़े हुए हैं, वर्ग से जुड़े हुए थे। मेसोर्कियम की मदद से किससे जुड़े हुए हैं, वर्ग से जुड़े हुए। तो बता दिया मैंने आपको। 10 से 12 क्या शुक्र वाहिकाएं हैं, ये बात अपन ने कर ली। इनके अंदर क्या विडर नाल है। ठीक है, विडर नाल से होते हुए मूत्रवाहिनी के अंदर जाएंगे स्पर्म, और मूत्रवाहिनी से वो अवस्कर में आ जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने बात करी नर जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र की भी ऐसे अपन ने बात करी। एक जोड़ी इनके अंदर अंडाशय है, अंडवाहिनी, फिर वहां से अंडवाहिनी निकलती है, वो आती है अवस्कर के अंदर आती है। अंडाशय और वर्क में कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। चलो, एक बार में जो फीमेल है ना, फीमेल जो है वो एक बार में कितने अंडे दे सकती है, वो 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। मतलब इनको अंडे इतने सारे क्यों निकालने पड़ेंगे, फीमेल को इतने सारे अंडे क्यों निकालने पड़ेंगे, अरे इनके अंदर जो निषेचन हो रहा है कैसा है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। पानी के अंदर बाहर निषेचन होगा, अरे शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता इनके अंदर, बाहर देखो मेल अपने युग्म छोड़ देगा, फीमेल अपने युग्म पानी में छोड़ देगी, और वो पानी में कहीं आपस में मिल रहे होंगे। तो चांसेस बहुत कम होते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं। पानी कितना बड़ा पानी फैला हुआ है, उसके अंदर उनके स्पर्म और वो आपस में मिल जाए, कितने कम चांसेस हैं। इसलिए फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा अंडे निकालती है, युग्म क्या है ज्यादा निकालने पड़ते हैं। तो एक बार में 2500 से 3000 एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाह्य निषेचन होता है, पता है आपको सबको। अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है इनके अंदर। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट परिवर्तन। प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसा बच्चा होगा वैसा ही उनके बड़े होंगे, जैसा बड़ा होगा वैसा ही बच्चे होंगे। जैसे मानव का बच्चा है, ठीक है, अरे मेरा बच्चा जो है वो इंसान जैसा ही दिखेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां बात क्या हो रही है, अप्रत्यक्ष जो परिवर्तन है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर वहां पर पहले लार्वा बनता है, उसके बाद में वयस्क अवस्था आती है। लार्वा कैसा है, मछली जैसा दिखता है, उसकी पूंछ भी होती है, और बड़े के अंदर पूंछ नहीं होती, तो वो टेडपोल लार्वा है, इसके अंदर होता है। नाम बता दिया मैंने, टेडपोल लार्वा, पहले भी बात करी थी इसकी। इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो जनन तंत्र और आपका उत्सर्जन तंत्र दोनों खलास हो गए। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर को बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है, पूर्ण विकसित होता है। उत्सर्जी अंग मुख्यतः एक जोड़ी वर्ग मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार तथा मूत्राशय होते हैं, बता दिया मैंने आपको। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं, और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। प्रत्येक वर्ग कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों मूत्र जन नलिकाओं या वर्काओं को का बना हुआ होता है। नर मेंढक में मूत्र नलिका वर्ग से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। मूत्र जनन नलिका इंग्लिश में मैंने यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बता दिया था। नर मेंढक में मूत्र नलिका वर्क से मूत्र जनन नलिका से के रूप में बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है। मादा मेंढक
में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती हैं, मैंने आपको बता ही दिया। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग में स्थित होता है जो कि अवस्कर में खुलता है। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। और मेंढक कैसा यूरिया उत्सर्जी प्राणी, ये नोट्स में ऐड कर देते हैं यार ये चीज। यूरिया उत्सर्जी प्राणी, ठीक है। चलो, उत्सर्जी जो आपके अपशिष्ट हैं वो कहां पहुंचेंगे, वर्क में पहुंचते हैं, जहां पर ये अलग 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 कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ने ये पढ़ी लिया, मादा जनन और नर जनन के बारे में बात कर लिया अपन ने। यहां से करते हैं, मेंढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वर्षण होते हैं जो वर्ग के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय, ठीक है, दो पेरिटोनियम के डबल फोल्ड हैं, उसकी मिजोरकियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। ये ना बताया, शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं जो वर्षण से निकलने के बाद अपनी ओर के वर्ग में धंस जाती हैं। वर्ग में एक विडर नाल खुलती है, बताया मैंने आपको, जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती है। जब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। ये मैंने आपको बताया, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मूत्र जनन वाहिनी। चलो इसका हिंदी में नाम लिख देता हूं मैं आपको, कल को आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत ना हो। मूत्र जनन वाहिनी, ठीक है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है, मैंने बताया। मादा में वर्ग के पास एक जोड़ी अंडा से उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वर्ग से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, जिसे लार्वा टेडपोल कहलाता है, ठीक है। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। ये भी इसका पढ़ लो ना साथ साथ में कि इसके फायदे क्या है, मेंढक के फायदे क्या है वो भी देख लो भाई। मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। ये कीटों के में को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। कीटों को खा लेता है तो अपनी फसल बच जाती है। मेंढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला, जो आपके फूड चेन पढ़ते हैं, भोजन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में खाए जाते हैं। इनके जो मांसल पाद पैर जो है इनके थोड़े मस्कुलर हैं, उनमें मांस थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ देशों में उनको खाते भी हैं। मेंढक के जो पैर है उनको खाते हैं। इंसान है भाई, किसी को नहीं छोड़ता। चलो लास्ट टॉपिक अपन को पढ़ना, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की बात करेंगे ना। इनका न्यूरल और कंट्रोल जो आपका जो सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। तो पूर्ण विकसित होता है इनके अंदर, कैसा होता है, पूर्ण विकसित तंत्र पाया जाता है। ये जो तंत्र है वो दो तंत्र इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे अपने अंदर में वैसे ही इनके अंदर है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो क्या निकालेंगी, हार्मोन निकालेंगे। अपने अंदर भी हार्मोन ही बनाती हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है वो दो प्रकार का है जी, आप सबको पता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कहते हैं सीएनएस कहते हैं, शॉर्ट में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो आपका परिधीय जो तंत्रिका तंत्र उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, आपका मस्तिष्क और आपकी स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, ठीक है। आपकी स्पाइनल कोड जिसको मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में, और जो आपका ब्रेन है मस्तिष्क है, दिमाग कहां सिर में, ठीक है, और मेरुरज्जु यहां पर पीछे, ठीक है। जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर, ये वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर क्या है, मेरुरज्जु ऐसे होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीएनएस बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। बात करें फिर पीएनएस की, ये बातें अपन वहां पर पढ़ चुके हैं वो डिटेल में ना, अपने वाला जो पढ़ा था अपन ने, है ना, वो अगर आपने पढ़ा है वहां से तो यहां पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। पीएनएस क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये भी दो भागों में, एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट वहां पर अपन ने अच्छे डिटेल में किया था तो यहां पर इतना नहीं है, सेम ही है जी, ठीक। ग्रंथियां कौन कौन सी है, पीयूष ग्रंथि अपने अंदर भी होती है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, अग्नाशी द्वीपकाएं, अधिवर ग्रंथि आपकी एड्रिनल ग्लैंड, और जनद गोनेड अपने अंदर भी होते हैं, वैसा ही इनके अंदर भी है, ठीक है। मस्तिष्क की बात करते हैं, जो दिमाग है इनका अपना, अभी दिमाग कहां है, एक खोपड़ी के अंदर बंद है, ठीक है, कपाल के अंदर बंद है, वैसा इनका भी है। मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद होता है इसका दिमाग भी, ठीक है। चलो अब इनके दिमाग के अंदर भी तीन भाग होते हैं, अपने दिमाग के अंदर भी वही है। अगर मस्तिष्क
मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क जो वो किससे बना हुआ है, युग्मित पर मस्तिष्क गोलार्ध से बना हुआ है, ठीक है। युग्मित जो पर मस्तिष्क के जो गोलार्ध हैं उनसे बना हुआ होता है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आधे आधे गोलार्ध हैं, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उनसे मिलकर क्या बना हुआ आपका अगर मस्तिष्क बना हुआ होता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या होती है अगर मस्तिष्क के अंदर, घ्राण पालियां होती हैं, घ्राण पालियां इंग्लिश में ओल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं, ठीक है, और एक डाइनसिफोलोन। ये तीन चीजों से मिलकर क्या है आपका अगर मस्तिष्क बना हुआ होता है। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो एक जोड़ा दर्क पालिकाएं होती हैं, पेड ऑप्टिक लोब्स होती हैं, तो मध्य मस्तिष्क इससे बना हुआ है। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो ये अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरिबलम कहते हैं, देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये सेरिबरल था, ये क्या सेरिबलम है, ठीक है। अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लंगेटा से मिलकर आपका पश्चिम मस्तिष्क बनता है, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट लिख रखा है जो इंपॉर्टेंट है, जो मेडुला ओब्लंगेटा है वो महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु से जुड़ता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपने से कंपेयर करके देखना तब आपको समझ में आएगा। ये मान लो किसी का पीछे का हिस्सा है ना, पीछे से अपन किसी को देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं अपन, है ना, खोपड़ी बनाई हमने पीछे से ना, हाँ, तो दिमाग कहां है, खोपड़ी के अंदर है, बिल्कुल ठीक बात है। और पीछे मेरुरज्जु कहां है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे है, आपकी जो ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर है, ठीक है। दिमाग के अंदर और मेरुरज्जु के अंदर बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, सबको पता है ये बात। वो कनेक्शन बनेगा कैसे, उसी की बात करते हैं। तो इसके अंदर यहां इस खोपड़ी के अंदर क्या होगा, यहां पर एक छेद होगा, ये जो खोपड़ी है इसके अंदर यहां क्या होता है, एक छेद होता है, उस छेद को क्या कहते हैं, महारंध्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, महारंध्र, 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 ठीक है। और इस महारंध्र से क्या निकलता है, अभी देखो बनाते के दिखाते हैं आपको। ये मान लो क्या है, मेरुरज्जु है, ठीक है। इस मेरुरज्जु का कनेक्शन अपने दिमाग के साथ में कैसे बनेगा, ये मेरुरज्जु का कनेक्शन बनता है अपने दिमाग के साथ में, दिमाग से क्या निकलेंगी, इस महारंध्र की मदद से क्या है कनेक्शन बनता है। मान लो भाई एक क्या है, कोई बॉक्स है ना, पूरा बंद बॉक्स है, उसमें हमें कोई कनेक्शन देना है, वायर का कनेक्शन देना है, कैसे देंगे, उसके अंदर पहले छेद निकालेंगे, फिर उसके अंदर क्या तारे डाल देंगे, वैसा सिस्टम यहां पर होगा। ये आपका पूरी खोपड़ी है, इसके अंदर कोई एक छेद बनाना पड़ता है, वो जो महारंध्र कहते हैं, उस महारंध्र की वजह से दिमाग और आपकी जो मेरुरज्जु उसके बीच में कनेक्शन बनता है, ठीक है। वैसा ही मेंढक के अंदर भी है, महारंध्र से निकलकर मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है कौन, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। एक बात और, 10 जोड़ी इनमें कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 10 जोड़ी इनके अंदर कपाल की तंत्रिकाएं होती हैं, और 10 जोड़ी इनके अंदर स्पाइनल की तंत्रिकाएं होती हैं। स्पाइनल की तंत्रिका जो आपकी मेरुरज्जु उसकी तंत्रिकाएं होंगी 10, और 10 जोड़ी है ना, और 10 जोड़ी आपकी कपाल की जो तंत्रिकाएं उनकी होंगी ना। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद होनी चाहिए। चलो फिर लास्ट अपन संवेदी अंग की बात कर लेते हैं। संवेदी अंग इनके अंदर संवेदी पिपल पाया जाता है। संवेदी पिपल किस काम आता है, स्पर्श अंग होता है ना, स्पर्श, आप किसी को इसको स्पर्श करोगे तो उसको टच करने के लिए पता लग जाएगा कोई अपन को स्पर्श करना है। स्पर्श करने के लिए कौन सा इसके अंदर संवेदी अंग, संवेदी पिपल होता है इसके अंदर। स्वाद के लिए इसके अंदर अंग कौन सा है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। गंध के लिए इसके अंदर कौन है, मेंढक के अंदर गंध, इसको गंध आ जाए, स्मेल आ जाए, उसके लिए नासिका उपकला होती है इसके अंदर। इसको दिख जाए, दिखने के लिए क्या आंखें हैं इसके पास में, और आंखें कैसी हैं, साधारण प्रकार की आंखें हैं, ठीक है। कर्णपटह पाया जाता है इसके अंदर। टिम्पेनम होता है जो सुनने के लिए और बैलेंस करने के लिए, खुद का संतुलन बनाए रखने के लिए। अपने कान का भी अपन कभी काम देखते हैं तो कान का काम एक तो सुनना तो है ही, उसके अलावा शरीर का संतुलन बनाने में भी कान अपना मदद करता है, ठीक है। तो ये हियरिंग और बैलेंसिंग भी लिख देता हूं यहां पर, हियरिंग और बैलेंसिंग, खुद को बैलेंस करने में भी ये जो टिम्पेनम मदद करता है, ठीक है। और आपकी इनकी नेत्र, जो मेंढक है उसका नेत्र और इसकी जो कर्णपटाई कैसी होती है, सुव्यवस्थित होती हैं। बस यहां पर अपना खत्म हो जाता है। एक बार एनसीईआरटी द्वारा इसको रीड कर लिया जाए। आ जाओ। नियंत्रण व समन्वय तंत्र मेंढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिकाएं तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित होते हैं। मेंढक की कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि है, आपकी आउटोथायरॉइड ग्रंथि है, पैराथायरॉइड है, थाइमस है, पीनियल है, अपने अंदर भी जैसे वैसे इनके अंदर अग्नाशय द्वीपिकाएं हैं, अधिवर्क है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड है, तंत्रिक मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये मैंने आपको बताया गया, ठीक है। कपालीय व मेरु तंत्र होता है, ठीक है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का बना हुआ होता है। मस्तिष्क में 10 जोड़ी क्या होती हैं, तंत्रिकाएं में निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स के अंदर होता है, कपाल के अंदर बंद होता है। यह अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। यहाँ पर देखो एक लाइन छूट गई। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये मैंने आपको अलग बता दिया। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, 10 जोड़ी आपकी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं,
अब आ जाओ यहाँ पे, अगर मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है दिमाग, ठीक है, मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क में ग्राणपालियां होती हैं, ठीक है, जो जुड़वा ओल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं इंग्लिश में, जुड़वा आपकी युग्मित पर मस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, ठीक है, सेरिब्रल पेड़ सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, और केवल एक अगर मस्तिष्क पश्च डायनसिफोलोन होते हैं, ठीक है, एक डायनसिफोलोन होता है। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक पालियों का बना हुआ होता है, पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लंगेटा का बना हुआ होता है, और मेडुला ओब्लंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड से में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने आपको बताया ना, महारंध्र से निकलकर, यहां पर देखो, ये यहां पर जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है आपका मेडुला ओब्लंगेटा, ये देखो महारंध्र से निकलकर किससे जुड़ा हुआ है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है मेरुरज्जु उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर आ जाओ, फिर संवेदी अंग की बात कर लेते हैं। मेंढक में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग के लिए संवेदी पीपल, ये मैंने आपको बता ही दिया। स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं हैं, गंध के लिए नासिका उपकला, दृष्टि के लिए देखने के लिए नेत्र हैं, और श्रवण के सुनने के लिए कर्णपट है और आंतरिक कर्ण है इनके अंदर। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। आंखें और आपके जो कान है वो कैसे, इनके अंदर टिम्पेनम कैसे है, सुव्यवस्थित है, मैंने आपको डायग्राम ये भी बताया मैंने आपको ना। और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका शिराओं पर कोशिका के गुच्छे होते हैं। मेंढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होती है, जैसे अपने अंदर जो खोपड़ी है उसे गड्ढों में स्थित है, वैसे इनके अंदर भी गड्ढों में स्थित है। यह साधारण नेत्र होती है। मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, बाहर जैसे अपने कान है वैसा नहीं होता इनके अंदर, केवल कर्णपट है कि ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने और साथ में संतुलन का काम करता है, ये मैंने आपको बताया, हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। यहां पर अपना मेंढक जो है जी अपन ने डिटेल में कर लिया है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझ लिया है, कोई भी लाइन छूटी नहीं है आपकी। जितना एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना अपन ने एनसीईआरटी के अंदर जितना था जी वो अपन ने किया, डिटेल्स अपन ने अच्छे से की हैं। समझ में आपको आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक जरूर से करोगे, और डिस्क्रिप्शन में ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।